हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू सीए फाउंडेशन। आप मुझे स्टूडेंट्स पहले बताएंगे कि आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, यस सर। ओके, सो हम लोग शुरू करते। फर्स्ट डे हमारा अकाउंट का सीए फाउंडेशन का, जो आपका पेपर नंबर 1 है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। आप लोगों को ये जो सीए फाउंडेशन की जो अकाउंट्स की बुक है, ये बुक आप लोगों को डिस्पैच कर दी गई है। कुछ स्टूडेंट्स को रिसीव हो भी गई होगी और कुछ को 1-2 दिन में आ जाएगी। अगर आपको ये बुक अभी तक नहीं मिली तो आप लोगों को हर लेक्चर के बाद, जो आज का लाइव लेक्चर अभी हो रहा है, इस लेक्चर को आपको गूगल ड्राइव में इंक्रिप्टेड फॉर्म में भी शेयर करा जाता है। तो वहां पे आप देखोगे कि एक फोल्डर आपको ये पीडीएफ का जो चैप्टर नंबर 1 रहेगा उसकी पीडीएफ भी दे दी जाएंगी, ताकि 1-2 दिन में आपके पास जब बुक आ जाए तो जब तक आपके लिए रेफरेंस के लिए कुछ रहे वहां पे। ओके, सो हमारा पेपर नंबर 1 और डेली एक और चीज इंपॉर्टेंट आप लोग का, कि आप लोगों को कुछ भी लिखने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। मैं खुद बोलूंगा, जब लिखना रहेगा मैं खुद बोलूंगा। और डेली ये जो नोट्स आप लोगों के रहेंगे, हैंड रिटन नोट्स, ये जो मेरे हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, ये नोट्स डेली आपको शेयर करा जाएगा। जैसे आज ये लेक्चर नंबर 1 हो रहा है हमारा, तो लेक्चर नंबर 1 जब खत्म होगा तो उसके बाद आपको ये जो हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे वो शेयर करे जाएंगे। लेकिन क्लास में आपको कौन सी चीज लिखना है, कौन सी चीज नहीं लिखना है, मैं आपको बताऊंगा। उसको ध्यान से आप लोग सुनते जाएंगे। तो फिलहाल अभी आपको कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ आपको अभी मेरी बात सुनना है। जैसे डे 1 है तो मैंने यहाँ पे डे 1 लिखा, तो ये डे 1 के नोट्स आपको, मेरे हैंड रिटन नोट्स, यही नोट्स जो मैं लिख रहा हूं, आपको क्लास के बाद आपको शेयर कर दिया जाएगा। ओके, सो आपका पेपर नंबर 1 सीए फाउंडेशन का, हमारा पेपर नंबर 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। अभी लिखना कुछ भी नहीं है, आपको लिखना कुछ नहीं है। ओके, आप सिर्फ मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनते रहना। जब मैं बोलूंगा तो उन बातों को बहुत ध्यान से आपको सुनना है। तो आपको जो पेपर नंबर 1 सीए फाउंडेशन का है, दैट इज प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, ये 100 मार्क्स का पेपर है आपका। ये 100 मार्क्स का पेपर है और ये सब्जेक्टिव पेपर है। ओके, ऐसा नहीं ऑब्जेक्टिव वाला नहीं कि 4 में से एक टिक कर दी वाला नहीं, सब्जेक्टिव पेपर है आपका। सो पेपर नंबर 1 जो आपका सब्जेक्टिव पे, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, ये आपको एग्जामिनेशन में टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे? इसमें टोटल आपको 6 क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते। अभी तक तो वही देखा गया कि एग्जामिनेशन में जो पेपर आता है उसमें कितने टोटल क्वेश्चंस आते हैं आप लोग को? 6 क्वेश्चंस आते। और ये 6 क्वेश्चंस में से जो पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 1 जो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, जो 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो रहता है वो आप लोगों का कंपलसरी क्वेश्चन होता है। वो आप लोगों का कंपलसरी क्वेश्चन होता है। सो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 जो एग्जामिनेशन में आपको आएगा, वो आप लोगों का कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा। ओके, कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा। सो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 रहता है, इसमें ये देखा गया कि 3 पार्ट होते हैं आप लोगों के। पहला पार्ट जिसमें क्वेश्चन आता है आपको ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड, ट्रू और फॉल्स से। कितने क्वेश्चंस रहते हैं? 6 क्वेश्चंस आएंगे ट्रू और फॉल्स पे, और 2 मार्क्स का ईच रहेगा। तो टोटल अगर यहां पे देखा जाए 2 मार्क का 2 मार्क्स, सो टोटल देखा जाए तो कितना हो जाएगा आप लोग का? 12 मार्क्स का। ओके, सो ट्रू और फॉल्स आपके 2-2 नंबर के 6 पूछता है, तो कितने नंबर हो जाते? 12 मार्क्स के वो हो जाते हैं। सेकंड आपको यहां पे जो बी जनरली देखा गया है, बी या सी में से कोई एक ऐसा होता है जो थ्योरी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछती है। और ये जो थ्योरी क्वेश्चन जो होता है, ये आपको 4 मार्क्स के लिए पूछता है। कितने मार्क्स के लिए आता है? 4 मार्क्स के लिए ये आता है। उसके बाद कोई एक क्वेश्चन कोई वो पूछते यहां पे, ये एक क्वेश्चन को प्रैक्टिकल पूछते, थ्योरी ऐसा जरूरी नहीं, थ्योरी बी या सी में से कोई एक 4 नंबर का पूछते। इसके बाद एक क्वेश्चन वो पूछते कोई 4 मार्क्स का, और ये 4 मार्क का एक क्वेश्चन पूछते, तो ये
कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, आपको मार्क्स से ही पता चलेगा। 4 मार्क का कोई छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछते तो टोटल क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरीके से आपके 20 मार्क्स होते हैं। अब टोटल आपके पेपर में 6 क्वेश्चन होते, और जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में फिर ये ABC इस तरह आता है, तो कभी होता है थ्योरी B में पूछा, कभी C में पूछ लेते, ऐसा भी होता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास कंपलसरी, मगर आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 रिमेनिंग, अगर मैं कहूं रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस जो होते वो सारे के सारे सॉल्व करना नहीं है। उसमें से कितने सॉल्व करना रहेगा हम लोगों को, उसमें आपके पास ऑप्शन होता है, इसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसमें से कोई भी 4 क्वेश्चन करो, एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5 क्वेश्चन। मतलब ये 5 क्वेश्चन जो रहते उसमें से आपको सिर्फ कितने करना है, कोई भी 4 क्वेश्चन करना है। कितने क्वेश्चन करना है, कोई भी 4 क्वेश्चन करना रहेगा। और ये जो आपके क्वेश्चन यहां पे रहते, क्वेश्चन नंबर 2, 3, ओके, ध्यान से सुनते जाएंगे। सो क्वेश्चन जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करना है अपने को, सिर्फ 4 क्वेश्चन करना है। सो यहां पे आपका ये हो सकता क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 1 में तो हमने देखे कि किस तरह का क्वेश्चन है कि भाई ट्रू और फॉल्स पूछे, एक थ्योरी क्वेश्चन, 4 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते। मगर क्वेश्चन नंबर जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चन उसमें से कोई भी 4 करना है। अभी कॉम्बिनेशन कोई भी हो सकता है। हो सकता है कि आपको पूछे यहाँ पे 10 मार्क्स का एक, फिर आपको पूछे 5 मार्क्स का एक, 5 मार्क्स, तो ऐसा अभी हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हो सकता है कि 10 मार्क का पूछे, 10, 5, 5 इस तरह हो सकता है। कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। वो हो सकता है कि 5 नंबर और फिर एक 10 मार्क्स का पूछ ले। हो सकता है कि 2 आपको 10 मार्क्स के पूछ ले। ऐसा भी देखा गया कुछ अट्टे में कि 20 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन पूछ ली। और इस तरह भी होता है कि एक 15 मार्क्स का और एक आपका 5 मार्क्स का ही है। अब यहां पे ये कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। आपको ये 5 में से कितने क्वेश्चंस करना है आपको रिमेनिंग, कोई भी 4 करना है। अभी कॉम्बिनेशन हो सकता है कि आपका जैसे मैंने कहा कि 10 5 मार्क्स 5 मार्क्स 5 5 10 10 10 20 या 15 और 5। तो कोई भी कॉम्बिनेशन में आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकता है। बहुत शोर मचाते हैं स्टूडेंट, बहुत शोर मचाते हैं सर थ्योरी क्वेश्चन कैसा, कितने थ्योरी क्वेश्चन आते, थ्योरी पे बहुत टेंशन लेते कितना। आप ध्यान से सुनिए, आपको जो एक्चुअल में मैंने ऑब्जर्व किया पिछले 3 से 4 अटेम्प्ट के पेपर देखा, जो आपको थ्योरी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछती है फाउंडेशन लेवल पे, एक यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 में कंपलसरी में बी या सी में एक थ्योरी क्वेश्चन आपको यहां पे आता है। सो एक थ्योरी क्वेश्चन यहां पे कंपलसरी में आपको आता है, ये 4 मार्क्स का। और जो रिमेनिंग क्वेश्चन 5 है जिसमें से हमको सिर्फ 4 क्वेश्चन करना है, उसमें से मैंने ऑब्जर्व किया जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है उसका जो सेकेंड वाला पार्ट होता है, ये एक इंस्टीट्यूट ऑब्जर्व करा कि थ्योरी क्वेश्चन यहां पे एक पूछती है। इतना थ्योरी देखा गया, इसके लिए इतना शोर मचाने की जरूरत नहीं होती कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो थ्योरी का आप सबसे इंपॉर्टेंट है एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके उसके कंसेप्ट को क्लियर होना। सो थ्योरी अगर हम देखा जाए, अगर यहां पे मैं कंपैरिजन करूं, अगर मैं प्रैक्टिकल और थ्योरी कितना आता है, 100 मार्क्स का पेपर है, अगर हम लोग यहां पे कंपेयर करें प्रैक्टिकल वर्सेस थ्योरी, अगर यहां पे डिस्कस करें, इनका वेटेज देखें तो कितना वेटेज है। अगर 2 कॉम्बिनेशन हो सकते, पहला 4 नंबर की थ्योरी तो पक्का करना ही आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जो बी आता है, तो 4 मार्क्स एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि अगर आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में तो कोई ऑप्शन नहीं हो तो अपने को करना ही है, तो आपने ये थ्योरी करे, आप 4 मार्क्स की थ्योरी करे। लेकिन ये 5 में से आपको कोई 4 क्वेश्चन करना, तो अगर क्वेश्चन नंबर 6 आप छोड़ते, मैं बोल नहीं रहा वो कंपनीज अकाउंट पे आता है, मैं बात करूंगा बाद में, लेकिन यहां पर अगर आपने सपोज ये पहला क्वेश्चन, दोनों कॉम्बिनेशन लेते, पहला क्वेश्चन करे और ये सेकंड से लेके 5th तक आपने करे, सेकंड से लेके 5th तक करे, तो भी आपने क्वेश्चन नंबर आपने कौन सा करे, क्वेश्चन नंबर 1 और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th करे, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करे, वो ऑप्शन में छोड़े।
तो भी आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 की थ्योरी मिलती है, जो 4 मार्क्स की जो थ्योरी है। इसका मतलब यहां कब हम देखें तो इसमें पहले पार्ट में भी अगर यहाँ पे देखें तो 96 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो जाता है और थ्योरी हो जाती है आपकी 4 नंबर की। तो इस तरीके से 100 मार्क्स का ही होता है। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट भी करे, अगर ऑप्शन में आपने क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपको 4 करना है उसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 6 सपोज अटेम्प्ट करे, तो उस केस में क्या हो जाता है कि आपकी थ्योरी क्वेश्चन नंबर 1 की 4 नंबर की और क्वेश्चन नंबर 6 की कितनी 5 नंबर की, तो 9 मार्क्स की थ्योरी हो जाती है यहाँ पे, तो 91 मार्क का प्रैक्टिकल। इस तरीके से हो जाता है हमारा पेपर। कब ये वाला कॉम्बिनेशन, कब जब आपने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर कौन सा, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 2 से लेके आपने करे 5th तक के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके करे आपने क्वेश्चन इन सिंपल वर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 आपने करे ना, आपने इस तरीके से एग्जामिनेशन में, तो सिर्फ 4 नंबर की थ्योरी आ रही। उसके बाद अगर आपने नहीं क्वेश्चन नंबर 1 करे, 2 करे, 3 करे और कोई भी करे, मतलब आई मीन टू से 2 3 4 में 2 3 4 5 में से कोई एक आपने स्किप करे ना, कोई भी एक आप छोड़ सकते, तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 करे यहाँ पे और 2 3 4 5 में से कोई स्किप करे, क्वेश्चन नंबर 6 भी करे, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपने अटेम्प्ट भी कर लिया अगर, तो भी आपको फिर कितने 9 मार्क्स की सिर्फ थ्योरी रही। तो बहुत ऐसा शोर मचाने की उसकी जरूरत नहीं थी, कितने मार्क्स की थ्योरी करना है, कितने मार्क्स की थ्योरी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इफ क्वेश्चन नंबर 6 आपने अटेम्प्ट करे एग्जाम में, ठीक है, तो उसकी थ्योरी भी आ गई 5 मार्क्स की। तो मैक्सिमम पेपर अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कितने का है आप लोग का प्रैक्टिकल 90 प्लस, तो प्रैक्टिकल 91 है ना, और अगर आपने वो भी क्वेश्चन नंबर 6 छोड़े ऑप्शन में, तो आपने 96 मार्क्स की थ्योरी आप कवर कर रहे हो। ओके, और स्टूडेंट जो यहाँ पे आपको कोई भी डाउट है तो मैं सेशन के पहले आपसे पूछूंगा, अभी कोई डाउट रहा तो आप लोग के ऑप्शन है यहाँ पे, आप चैट बॉक्स में यहाँ पे लिख सकते, वो डाउट पढ़ के मैं यहाँ पे आपको जवाब देते जाऊंगा। ओके, अब यहाँ पे पासिंग अगर हम देखें कि हमको कितना पास होना है तो कितना लगेगा, कितने परसेंटेज होना पासिंग परसेंटेज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बच्चों, तो कितने पासिंग परसेंटेज हम लोग को लगेगा यहाँ पे। ओके, पासिंग परसेंटेज अगर हम यहाँ पे कहें, जस्ट 1 मिनट। ओके, पासिंग परसेंटेज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सो आपको ये पता होगा कि 40% आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में होना, 40% क्या होना, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में होना। तो कितने मार्क्स का पेपर है हमारा, 100 मार्क्स का पेपर है, और 40% मतलब 40 मार्क्स इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट में होना। तो जैसे अगर मैं आपको कहूं कि अकाउंट्स में 100 में से 40 नहीं लाना है, बहुत ज्यादा लाना है, 80 90 लाना है अपने को, अभी मैं उस पर आऊंगा वो पॉइंट पे आपको, लेकिन 40 मार्क्स का क्या करना है यहाँ पे, हर सब्जेक्ट में लाना है आपको। लेकिन आपका एग्रीगेट कितना रहता है, यू नो इट, 50% आपका क्या आता है, एग्रीगेट होता है। 50% क्या होता है, एग्रीगेट होता है। ये आपका 100 मार्क्स का है, अगर कोई 100 मार्क्स के 4 पेपर होते, 4 पेपर्स, तो कितने हो गए टोटल, 4 पेपर्स कितने हो गए आपके, 400 मार्क्स के हो गए, और उसमें 50% लाना है, मतलब 200 पर हमको मार्क्स एग्रीगेट लाना है। तो ये एग्रीगेट और इंडिविजुअल क्या चीज है हमारा, कि भाई इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लाना है, और एग्रीगेट में सबसे मिला के कितने लाना है ना, 50%, दैट इज 200 मार्क्स लेके आना है। अब ध्यान से बच्चों, जो आप लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेगा, अगर मैं बोलूं सीए फाउंडेशन, जो कि जून या दिसंबर 23 के एग्जामिनेशन की बात करें मैं, तो जो स्टडी मटेरियल की बात करें आपका यहाँ पे एक सेकेंड, आपको लिखना कुछ भी नहीं है, अब एक वर्ड नहीं लिखना, सिर्फ मेरी बातों को आपको ध्यान से सुनते जाना है। मैं खुद आपको कहूंगा, जब आपको लिखना रहेगा ना, मैं खुद आपको बोलूंगा कि आप लिखना है, तो जब आपको लिखना रहेगा, अभी आपको कुछ भी लिखना नहीं है। जैसे यहां पे मैंने आपसे कहा, मैं स्टडी मटेरियल पे आता हूं, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहां पे 40% इंडिविजुअल होना और एग्रीगेट कितने होना, 50%। 4 पेपर है, 400 नंबर, 200 नंबर, 50% उसका हमको होना। लेकिन आप एक चीज ख्याल रखेंगे, आप लोगों के लिए पासिंग परसेंटेज 50 ये सब नहीं है। ख्याल रखना अकाउंट्स में, यहां पे आप जहां पर भी स्टडी टेबल है, आपको स्टडी टेबल के सामने आप लिख लो, फॉर यू पासिंग परसेंटेज इज 90 मार्क्स इन अकाउंट्स। आप जहां पर भी पढ़ते हो
उस टेबल जहां पे पढ़ रहे हो वहां पे सामने लिख लो। आप लोगों के लिए अकाउंट्स में पासिंग परसेंटेज कितने, 40 है क्या, नहीं 90 मार्क्स। तो आपके लिए पासिंग मार्क्स कितने हैं यहाँ पे, आप लोगों के लिए पासिंग मार्क्स है आप लोगों के लिए 90 मार्क्स। फॉर यू पासिंग मार्क इज 90 मार्क्स इन अकाउंट। ओके, तो यहां पे आपको 90 मार्क्स से नीचे आपको सोचना ही नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने 12th तक कैसे करे। कुछ बच्चे होंगे साइंस में कॉमर्स, इन दोनों पे भी डिस्कस करूंगा। सो कुछ आप बड़े नन्हे मुन्ने से बच्चे होते हो, अभी छोटे से होते हो, अभी 12th हुआ रहता है आप लोगों का। ओके, सो आप लोगों को यहाँ पे जो बातें कहूंगा उन बातों को बहुत ध्यान से सुनना है। जैसा मैं स्टडी हमारे शेड्यूल में आपको बताऊंगा उस तरीके से स्टडी शेड्यूल आप लोगों का चलते रहेगा। और ये इंपॉर्टेंट नहीं रहता कि आपने पास्ट में क्या किया, कितने परसेंटेज आए। फिर चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट हो, बिलो एवरेज हो या मेरिटोरियस हो, आप लोगों का टारगेट, हर स्टूडेंट का, हमारा अकाउंट्स में कितना टारगेट है 90 प्लस इन अकाउंट्स हम लोगों को लेकर। आपके लिए पासिंग परसेंटेज ही 90। तो आपका माइंडसेट ऐसे ही हो ना कि मेरे को अकाउंट्स की तैयारी ऐसे करना है कि 90 मार्क्स मेरे आना है, वही मेरा पासिंग परसेंटेज, उसके नीचे मेरे को सोचना भी नहीं है। ये चीज क्या लगे तो क्या पॉसिबल है, आसानी से पॉसिबल, आसानी से पॉसिबल है। स्टूडेंट ने पास में कईयों स्टूडेंट्स ने यहाँ पे 90 प्लस इन अकाउंट्स लाए और आप भी ला सकते हो। जब मैं चीजें बोलूंगा उन चीजों को बहुत ध्यान से सुनना और जो मैं कहूंगा उसको आपको बस फॉलो प्रॉपर करना है। ओके, सो अब हम लोग यहां पे आते हैं कि आपके स्टडी मटेरियल जो प्रोवाइड करेंगे उस पर मैं डिस्कस करता हूं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज, आप में कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो साइंस से आते हैं, मैं सच कह रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि साइंस से आते, ऐसा बहुत श्योर होता है कि साइंस के स्टूडेंट्स आए तो उनको अकाउंट्स आपको बहुत डर लगता है अकाउंट्स में। और जो कॉमर्स वाले रहते 11 12 में पढ़े उन लोगों को मैथ्स से बहुत डर लगता है। तो मैं साइंस वालों से पहले बात करता हूं क्योंकि उनको अकाउंट से डर लगता है। अकाउंट्स ऐसे कोई भी दिग्गज सब्जेक्ट नहीं, मैं बिलीव मी, कोई भी ऐसा कोई बहुत भारी सब्जेक्ट नहीं है, बड़ा ही आसान सब्जेक्ट है। मैं चीजों को बताऊंगा उनको ध्यान से बस आपको सुनते जाना रहेगा। इनफैक्ट जो कॉमर्स से पढ़ के आए, जिन्होंने 11 12 कॉमर्स से पढ़े, तो उनको थोड़ा सा मेरे को और बोलना पड़ता है क्योंकि साइंस वाला जो स्टूडेंट रहता है उसको अकाउंट्स का कुछ भी नहीं पता है। उसको जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे सुनता जाएगा और उसको फॉलो करता जाएगा, सीखता जाएगा। लेकिन कॉमर्स का स्टूडेंट हो सकता है शायद वो बच्चा 11th और 12th में चीजों को याद करके आए, तो वो ज्यादा बेकार चीज है। याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं। आप एक प्रोफेशनल कोर्स करने जा रहे हो, एक आपकी न्यू जर्नी शुरू हो रही है आप लोगों की इस कोर्स से रिलेटेड, जिसके लिए आपने बहुत सारे आपके ड्रीम्स है, वो ड्रीम्स को पूरा भी करना है आपको। लेकिन कॉमर्स के स्टूडेंट के बारे में जो 11th और 12th आपने कॉमर्स में पढ़े, तो आपने हो सकता है कोई चीजों को शायद किसी ने अच्छे से पढ़ा हो सकता है किसी ने याद करा होगा, तो उनको भी जिस तरीके से मैं बताऊंगा वो आदत छोड़ के जैसे मैं बताऊंगा उस तरीके से आपको पढ़ना रहेगा। तो और साइंस के स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं घबराना, हम लोग स्क्रैच से, मैं आगे आपको बताऊंगा, स्क्रैच से शुरू करेंगे और बहुत एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। इतने एडवांस तक लेवल तक क्वेश्चन आपको कराऊंगा कि इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी वैसे क्वेश्चन फाउंडेशन लेवल पे नहीं। आपने एक बार ये बुक, आपके पास ये बुक बहुत से स्टूडेंट्स के पास आ गई होंगी, लेकिन जो स्टूडेंट को रिसीव नहीं, इस बुक के अलावा, मैं इस पे भी आता हूं, इस बुक के अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। इसमें स्क्रैच बेसिक से लेके एडवांस तक करेंगे, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो मैं स्टडी मटेरियल के बारे में आपको बताता हूं कि कैसे रहेगा आपका। जस्ट ओके, सो ये बुक आपके पास जो है स्टडी मटेरियल, ओके, ये बुक है आप लोगों के पास। तो इसमें क्या आपको रहेगा कि एक जो चैप्टर है आप लोगों के वो किस तरीके से दिया आपको, वहां पे कोई चैप्टर में आपको थ्योरी दी हुई है, थ्योरी दी हुई, उसमें क्या दिया है, कंसेप्ट लिखा हुआ है। ओके, थ्योरी पूरा कंसेप्ट लिखा हुआ है, लेकिन आपको उसके अलावा जो रहेगा हर चैप्टर में आपको क्वेश्चंस दिए हुए। अब ये क्वेश्चंस आपके दो कैटेगरी में बटे हुए, दो कैटेगरी में बटे हुए, एक आपके क्लास क्वेश्चन और दूसरे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसका मतलब जब आपको क्वेश्चंस जो दिए हुए, कितने क्वेश्चंस है, दो क्वेश्चन है। एक आपका क्लास के क्वेश्चंस रहेंगे जो क्लास में मैं कराऊंगा, और दूसरे कौन से रहेंगे, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको होमवर्क दिए जाएंगे। ओके ओके, अब यहां पे जस्ट 1 मिनट, ये जो क्लास के क्वेश्चन की आपकी जो सीरीज रहेंगी, क्लास के क्वेश्चन की जो सीरीज है आप लोगों की इस तरीके से लिखा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर C1 C2, और इसकी या तो मैं ऐसा लिख लेता, सी की सीरीज में क्लास के क्वेश्चंस आप लोगों के रहेंगे, और जो आपके होमवर्क वाले क्वेश्चंस रहेंगे
ओके, ये रहेंगे आपके क्लास में, और ये जो आपके होमवर्क वाले क्वेश्चन रहेंगे ये आपके किस में रहेंगे, ये प्रैक्टिस, इसमें पी की सीरीज रहेंगी। मैं आपको बता, जैसे ये आपकी क्लास की बुक रहेंगी, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 सपोज यहां पर मैंने जैसे प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन रहेंगे इस तरह सीरीज रहेंगी, P1 P2 इस तरीके से रहेंगी, और जो क्लास के क्वेश्चन रहेंगे इस तरह रहेंगी, C33 इस तरह ना सी की सीरीज में रहेंगी। तो आपके क्लास के क्वेश्चन हम लोग क्लास में करेंगे, प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको रोज होमवर्क दिए जाएंगे। अब यहाँ पे मटेरियल की बात करें तो इसमें कौन कौन सी चीजें इस क्वेश्चन क्लास के क्वेश्चन जो इसमें क्या क्या कवर रहेगा, ध्यान से सुनेंगे। कौन कौन सा सोर्स होता होगा आप लोगों का, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, एक होता है आप लोगों का स्टडी मटेरियल, एक होता है आपका स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल होता है आपका, एक होता है आपका स्टडी मटेरियल। किसका स्टडी मटेरियल है, ये सीए इंस्टीट्यूट जो हमारा है उनका स्टडी मटेरियल होता है। तो ये स्टडी मटेरियल में आप लोगों को जो सीए इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल, उसमें 100% क्वेश्चन जो है उसके वो इसमें कवर है। 100% क्वेश्चन जो स्टडी मटेरियल के वो इसमें आपके क्या है, कवर है। ओके, सो यहां पे आप देखेंगे ये है आप लोगों का ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया का जो स्टडी मटेरियल है उसके 100% क्वेश्चन ये बुक में आपके कवर है। उसके बाद आप लोगों के प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो है वो भी इसमें सारे के सारे आप लोगों के कवर रहेंगे। वैसे सीए फाउंडेशन मई 2018 से शुरू है, वो क्वेश्चन तो हर अटेम्प्ट के इसमें कवर है। उसके पहले के भी जो क्वेश्चन है वो इसमें इस नोट्स में आपके कवर है। उसके बाद आप लोग के एक रिवीजन टेस्ट पेपर एक होता है जो हर अटेम्प्ट के पहले सीए इंस्टीट्यूट इश्यू करती है, इसको आरटीपी कहते हैं हम लोग। ओके, रिवीजन टेस्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर, इसे क्या आरटीपी के नाम से बुलाते। और उसके अलावा भी कोई और क्वेश्चंस अगर रहेंगे तो वो इसमें क्या आप लोगों के कवर है। इसका मतलब आपने जब ये बुक करे, इसके अलावा आपको कोई भी चीज देखने की जरूरत नहीं। लेटेस्ट एग्जामिनेशन तक जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन उसमें कवर है, लेटेस्ट इंस्टीट्यूट के मटेरियल के सारे क्वेश्चन इसमें कवर है, आरटीपी के सारे क्वेश्चन कवर। उसके अलावा भी कोई और अगर मुझे क्वेश्चन लगे तो वो इसमें आप लोगों के कवर रहेंगे। सो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आप लोगों को कि इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो जो सोर्स होता है मटेरियल का आप लोगों का, वो सारी की सारी चीजें आपको जो बुक दी गई, आपके पास जो बुक है, ये बुक में सारी की सारी चीजें आप लोगों की वो क्या है, आपकी यहाँ पे कवर है। ओके, अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे आप लोग। यहाँ पे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि 90 प्लस अकाउंट्स में लाना, आपका टारगेट ही होने के 90 मार्क्स हम लोग को अकाउंट्स में लाना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब आप क्वेश्चन करोगे वो होता है आप लोगों का एक एक चैप्टर जैसे हुआ, इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि उसका आप लोगों ने रिवीजन किस तरीके से कर रहे हो। तो रिवीजन जब होता है आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग को जो बुक प्रोवाइड करेगी उसमें एक स्टडी ट्रैकर दिया हुआ, सीए फाउंडेशन अकाउंट्स की जो आपको बुक प्रोवाइड कर उसमें एक ट्रैकर दिया। आप देखोगे आप लोगों के सिलेबस में, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, टोटल कितने चैप्टर्स है, 15 चैप्टर्स आप लोगों के सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में है। तो जो 15 चैप्टर्स आप लोगों के सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में किस तरीके से, देखो आप फर्क समझो। यहाँ पे ये यहां पे जिन्होंने 2 रिवीजन करे, फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन, वो पास तो हो जाएंगे, वो पास हो जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। मगर आप लोगों ने अगर थर्ड रिवीजन करे तो जनरली स्टूडेंट उसमें 60 से 80 के बीच में अकाउंट्स में स्कोर लेकर आते हैं। और जिन लोगों ने फोर्थ रिवीजन भी अगर आप लोगों ने करे, फोर्थ रिवीजन अगर आपने करे तो 80 से 90 के बीच में स्कोर आएगा। और अगर जनरली और अगर आपने फिफ्थ रिवीजन भी करे तो आपका स्कोर कितना आएगा, 90 प्लस इन अकाउंट्स में आएगा। कितना आएगा आप लोग का, 90 प्लस इन अकाउंट्स में आएगा। तो आप लोगों को किस तरीके से सर ये रिवीजन कैसे करे जाएंगे, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते कि आप लोगों को जैसे मैंने आज क्लास में जो पढ़ाया, जो भी आज मैंने आपको क्लास में पढ़ाया, आपकी क्या जिम्मेदारी है कि सर ने आज जो क्लास में पढ़ाया जाके उसको पहले डेली ये चीज ख्याल रखें, जो आपको आज पढ़ाया गया वो आपको घर पे आज पढ़ना डेली। और मैंने जो आपको क्वेश्चंस क्लास में कराया, जरूरी नहीं है कि आप घर पे उसको सॉल्व करो, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। क्लास में जो मैंने कराया उसको आप मेरे साथ साथ अभी क्लास में जब क्वेश्चंस आएंगे, जब मैं बोलूंगा लिखने, जब आपको लिखना रहेगा, अभी आपको लिखना नहीं रहेगा उसको। तो जब भी मैं क्वेश्चन क्लास में करूंगा आप मेरे साथ एक बार लिख रहे हो, वो रिविजन नहीं हुआ, वो क्लास में क्वेश्चन हुआ। फिर आपको होमवर्क, फिर मैंने बोला कि ठीक है कल अपने को, फिर कल क्लास के पहले आज आपको जो क्लास में कराया गया उसको आपको क्वेश्चन को क्या करना है, वहां पे आपको क्वेश्चन को जो क्लास में करो उसको एक बार देखना है कि सर ने आज क्लास में ये करा, आपने उस क्वेश्चन को देखी। तो आपका पहला रिवीजन वो होता है कि जो आप डेली जब क्लास के बाद आप पढ़ोगे, डेली जब क्लास के बाद, मैंने आज सपोज एग्जाम्पल, आज तो फर्स्ट डे है, सपोज मैंने कोई दिन 2 क्वेश्चन सॉल्व करा, तो आपका काम क्या है कि 2 क्वेश्चन आपने घर पे जो सर ने क्लास में उसको एक बार देखना है सिर्फ। उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जो दूंगा वो आपको करना रहेगा। तो पहली चीज, पहला रिवीजन कब, जो आपको डेली आज जो क्लास में पढ़ा उसके बाद आप घर पे उसको रिवाइज करो। सेकेंड रिवीजन कब होगा आपका,
जैसे ही फर्स्ट चैप्टर खत्म होगा आपसे टेस्ट क्वेश्चन पेपर आपसे शेयर करा जाएगा, और जब वो क्वेश्चन पेपर आपसे शेयर करा जाएगा तो आपको क्या करना रहेगा, उसको क्वेश्चन पेपर टेस्ट हुआ, टेस्ट पेपर आपसे शेयर करा गया, तो टेस्ट आप जब दोगे तो टेस्ट देने के पहले आपका सेकंड रिवीजन, मतलब आपने पहला रिवीजन कब करे, जब डेली क्लास में मैंने पढ़ाया तो उसके बाद आपने घर पे देखे पहला रिवीजन हुआ। दूसरा रिवीजन कब, जब पहला चैप्टर खत्म हुआ एग्जांपल, और आपको टेस्ट पे दिया गया कि पहले चैप्टर की अब टेस्ट है आप लोगों की, तो आप उसको उसके पहले आप एक दूसरा रिवीजन करो। इतना कर ली ना तो भी पास हो जाओ, लेकिन आपका टारगेट पास होना अकाउंट्स में है ही नहीं, आपका टारगेट 90+ हमको अकाउंट्स में लेके आना है। अब तीसरा रिवीजन कब होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो। मैंने कहा कि फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ, फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ तो हम लोगों को लगता है कि नहीं चैप्टर नंबर 2, अब फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चैप्टर नंबर 2 पे आए, तो आपने फर्स्ट चैप्टर में डेली जब पढ़ाया उसको पढ़े, फर्स्ट चैप्टर के टेस्ट कंडक्ट किए तो उसके पहले आपने सेकंड बार रिवीजन करे। थर्ड रिवीजन की बारी कब आती है, अब आप सेकंड चैप्टर पे आए, तो सेकंड चैप्टर जब आप आए तो आपकी ये आदत हो ना कि जो पिछला आपके पास है, पिछला जो हुआ, जैसे चैप्टर नंबर 2 पे आए तो चैप्टर नंबर 2 की जब टेस्ट दोगे तो चैप्टर नंबर 1 भी आपको पढ़ना है। आप बोलेंगे सर चैप्टर नंबर 1 दोबारा, हाँ पूरा चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ना है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कुछ ऐसी चीजें रहेंगी जो इंपॉर्टेंट मैं रेडिंग से आपको नोट्स में लिखूंगा, और वही रेड बताऊंगा आपको भी कौन कौन सी पेन आपके पास होना चाहिए। तो वो कलर, जो कलर मैं बताऊंगा आपको, जो न्यू चीज जो भी रहेंगे वो कलर से मैं लिखूंगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उससे लिखूंगा। तो आप जब उस चैप्टर नंबर 2 पे आए तो चैप्टर नंबर 1 के जो मैंने चीजें आपको बताया कि ये रिवाइज करना है, तो वहां से आप चैप्टर नंबर 1 को, चैप्टर नंबर 2 पे आए जब टेस्ट दे तो चैप्टर नंबर 1 भी पढ़े, क्योंकि जब चैप्टर नंबर 2 की मैं टेस्ट लूंगा तो उसमें चैप्टर नंबर 1 का भी कुछ क्वेश्चन डाल सकता हूं। तो आपने क्या करे, चैप्टर नंबर 2 जब पढ़ने लगे, आपने चैप्टर नंबर 2 की जब टेस्ट देने लगे तो चैप्टर नंबर 1 भी रिवाइज हो गया। अब चैप्टर नंबर 3 की मैं सपोज यहाँ पे जैसे स्क्रीन पे नाम दिख रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो चैप्टर नंबर 3 पे भी आपने 2 रिवीजन तो हो ही जाते, आपने एक क्लास में करे, दूसरी कब करे, आपने टेस्ट के पहले। लेकिन चैप्टर नंबर 1 और 2 हुआ, अब 3 पे आया तो 1 और 2 हो गया जो आपके पिछले चैप्टर से, तो हो सकता है चैप्टर नंबर 3 में मैं चैप्टर नंबर 1 और 2 से कोई क्वेश्चन आपको दे दूं, तो जब आप चैप्टर नंबर 3 की टेस्ट दोगे तो चैप्टर नंबर 1 और 2 भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे देखना रहेगा। वैसे ही चैप्टर नंबर 4 पे होंगे तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 को देखना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 5 में आया तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 देखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। चैप्टर नंबर 6 में आया तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 5th होना चाहिए। चैप्टर नंबर 7 में आया तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से जैसे जैसे आगे बढ़ोगे पिछला आपने भूलना नहीं है, जो कि कई स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम होता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते तो पिछले चैप्टर्स को क्या करते हो, भूलते जाते, वो होना नहीं चाहिए। तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती, मैं नहीं कह रहा हूं कि अब आगे बढ़ रहे हो तो पिछला पूरा का 100% क्वेश्चन ये सब नहीं देखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा आपको समराइज करके चैप्टर के बाद, तो वो चीजें आपको देखना रहेगा। तो इसमें क्या होगा, आपका थर्ड रिवीजन बार बार होते जाएगा। जितना पहले चैप्टर को आप चैप्टर नंबर 15 पे पहुंचोगे तो 15 बार रिवाइज हो जाएगा, समझ रहे आप। तो बार बार वो आप करते हो, तो उसको मैं थर्ड रिवीजन की कैटेगरी में ये रखा मैंने। तो फर्स्ट रिवीजन कब, जो क्लास के बाद आप लोग करोगे, डेली आपको जो पढ़ा है वो आपको घर पे देखना है, जो होमवर्क दिए गए वो करना है। दूसरा रिवीजन जो चैप्टर की टेस्ट के पहले। तीसरा, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो पिछले चैप्टर भी आपको टेस्ट के साथ रिवाइज करना है, तो पिछला रिवाइज होते जा रहा है। फोर्थ, ये आपका 3 जो आपका रिवीजन है वो कब तक होना चाहिए, जैसे जैसे हमारी क्लास चल रही साथ साथ में आपका रिवीजन भी चल रहे। 3 रिवीजन जो क्लास के साथ में ही होंगे, 3 जो कैटेगरी में बांटे। जो रिवीजन 4th और रिवीजन 5th है आप लोगों का, ये रिवीजन कब होंगे आप लोगों के, रिवीजन 4th और रिवीजन 5th कब होगा आप लोगों का, ये आप लोगों का सेल्फ स्टडी का जो टाइम होता है। हमारी क्लास खत्म है, आप एग्जामिनेशन का अपनी तैयारी कर रहे हो, तो उसके बीच में जो टाइम रहता है उसमें आपको 4th और 5th रिवीजन करना रहेगा। 4th रिवीजन कब, जब वहां पे 2 फुल टेस्ट सीरीज आपने देना चाहिए, जब सेल्फ स्टडी का टाइम रहता है आपका, तो उसमें आपने एक टेस्ट सीरीज आपने दी, फुल टेस्ट सीरीज दी, तो उसके पहले आपने 4th रिवीजन आपका करे, और फिर सेकंड टेस्ट सीरीज जो फुल वाली दी आपने सेल्फ स्टडी के वक्त, वो आपने फिर 5th वार रिवीजन करे। बिलीव मी, जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं इस तरीके से आपने ट्रैकर आपको रखना है, और जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, तो आज आपने जैसे मैंने पढ़ा, जैसे पहले चैप्टर फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ और आपने मेरे साथ साथ पूरा करे, तो आपने इसको टिक कर देना, आपके नोट्स में है, शुरुआत में बुक के प्रिंट है। फिर हमारा चैप्टर नंबर, फिर आपका हुआ फर्स्ट चैप्टर की मैंने कहा टेस्ट है, टेस्ट पेपर शेयर किया, तो आपने टेस्ट के पहले फिर रिवीजन करे, तो फिर यहाँ पे टिक कर देना, समझ रहे हो। फिर चैप्टर नंबर 2, 3 में भी ऐसे ही होगा, चैप्टर नंबर 2 में ऐसे ही हुआ 2 की जब टेस्ट दी है, लेकिन आपने चैप्टर नंबर 1 भी रिवाइज करे उसको, फिर यहाँ टिक करे। फिर चैप्टर नंबर 3 में आप तो पहला और दूसरे के जब दूसरी यहाँ टेस्ट देने लगे, तो आपने पहले 2 चैप्टर रिवाइज करे, तो फिर इस तरीके से टिक करे। तो ये आपके इस तरीके से टिक होते जाएगा, ये आपने करे सारा का सारा। इसके बाद आप मेरी जब क्लास यहाँ पे हमारी जो क्लास खत्म हो जाएंगी, जब ये क्लास खत्म हो इसके बाद आपके 3 रिवीजन ये
सारे के सारे चैप्टर्स के हो जाना चाहिए। और पहला चैप्टर दूसरा बार बार रिवाइज होते जाएंगे। फिर आप अगर 4 चैप्टर पे आए तो रोज पढ़े, फिर उसके बाद आपने उसकी टेस्ट के पहले तो 4 चैप्टर पढ़े, लेकिन पिछले आपने 3 चैप्टर भी पढ़े, तो फिर यहाँ पे टिक करें। तो इस तरीके से चलते गए। तो आप मेरे जब यहाँ पे खत्म हो गए, जब आप लास्ट चैप्टर पे आए तो आपने 2 चीज करे, पिछले पूरे चैप्टर रिवाइज कर, तो फिर यहाँ टिक करे। इस तरीके से आपको पढ़ना रहेगा। तो आप लोग के 3 रिवीजन जो क्लास के साथ में ही होंगे। 4th और 5th रिवीजन कब करना रहेगा आप लोगों को, वो आप लोगों को करना रहेगा जब आप लोग क्या करेंगे, सेल्फ स्टडी, जब आप फुल टेस्ट सीरीज दोगे, जब आप लोगों को करना रहेगा। इस तरीके से आप फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे जो आपके पास स्टेशनरी होना चाहिए, इस बुक के अलावा आपको और किसी की जरूरत नहीं। अगर आप ये भी कर सकते, जब मेरा चैप्टर नंबर 1 खत्म होगा, आप सीए इंस्टीट्यूट का मटेरियल उठाना, उसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो मिसिंग रहेगा, सारे के सारे क्वेश्चन इस बुक में कवर है। अब यहाँ पे इसके बाद जो है आपको स्टेशनरी क्या क्या होना, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। ओके, यहां पे आपका पहला जो रहेगा, आपका यहां पे नोटबुक, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, इसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। 2 आज जाके आप नोटबुक मार्केट से खरीदेंगे। आज आपको कुछ लिखना नहीं, बस मेरी बातों को सुनते जाना है। तो आप मार्केट से जाके क्या करेंगे, 2 नोटबुक आपको खरीदना है। दोनों नोटबुक वो स्मॉल साइज वाली मत लेना, थोड़ी बड़ी लेना। और उसके नंबर ऑफ पेजेस की मैं बात करूं तो नंबर ऑफ पेजेस दोनों नोटबुक के आपके कितने होना चाहिए, दोनों नोटबुक के आपके 400 पेजेस की नोटबुक होना है। कितने पेजेस की, 400 पेजेस की नोटबुक होना चाहिए। 400 पेजेस की नोटबुक होना चाहिए। एक नोटबुक हमारे क्लास के क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कराऊंगा उसके लिए आपके पास एक नोटबुक रहेंगी, और जो दूसरी नोटबुक रहेंगी वो कौन सी नोटबुक रहेंगी, जो आप लोगों को प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, होमवर्क जो आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए जाएंगे वो आपको रहेगा। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन आप लोगों को जो न्यू बुक है उसमें उसका सोल्यूशन इंटेंशनली नहीं दिए गए। मतलब तो सर आंसर हम कहां से देखेंगे, मैं बताता हूं कहां से देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आपको, कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये कोई चैप्टर है उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन है सपोज। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये ICAI इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन है, सारी चीज नोट्स में कवर। अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको होमवर्क सपोज दिया गया, तो आपको होमवर्क दिया गया सपोज ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पे होमवर्क दिया गया। तो आप बोलेंगे सर सोल्यूशन तो नहीं है यहाँ पे, हाँ नहीं सोल्यूशन, आपको पहले ट्राई करना है। ये जो नोटबुक है इसमें क्या करना रहेगा आप लोगों को, ये जो नोटबुक आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की इसमें उसको ट्राई करना है। हो सकता है कि आपसे गलती हो, गलती होना अच्छी बात है। गलती होना अच्छी बात क्यों है, एग्जामिनेशन में गलती करो उससे पहले आप यहां गलती कर लो बेहतर है। तो क्लास के क्वेश्चन मैंने करा, आपको यहाँ पे होमवर्क दिया गया, आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन सपोज जो क्वेश्चन दिया गया आपने प्रैक्टिस कर क्वेश्चन सॉल्व करे। उसके बाद आप हर स्टूडेंट को यहाँ पे क्या करा गया, आपको इसके जो सोल्यूशन रहेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन के जो सोल्यूशन रहेंगे, किस तरीके से प्रेजेंटेशन एग्जामिनेशन में होना चाहिए, बिल्कुल एज इट इज वही फॉर्मेट में इसके जो सोल्यूशन है आपको वो गूगल ड्राइव पे शेयर करेगा। अब आपने इन सोल्यूशंस को पहले नहीं देखना, आपको कोई क्वेश्चन होमवर्क दिया गया तो क्वेश्चन को पहले अपने प्रैक्टिस बुक में क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपने नोटबुक किस लिए, ये नोटबुक आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए, पहले आपने सॉल्व करे उसको, और सॉल्व करे बाद आपने देखे सॉल्व किया, उसके बाद जो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा गया वो सोल्यूशन आपने ओपन करके देखे, उसकी सॉफ्ट कॉपीज है सारे सोल्यूशन की, आपने सोल्यूशन देखे फिर मैच करना है। आपने देखना सही किए, जहां गलती करे फिर आपको मार्क करना है। मैं सिखाऊंगा एक एक चीज, वहां पे आपको मार्क करना है। रेडिंग्स जो आपका प्रैक्टिस बुक है उसमें आपने क्या करे, नोटबुक में आपने जहां गलती करे तो रेडिंग से कुछ घबराने वाली बात नहीं, अपने कोई हैंडराइटिंग में कोई कॉम्पिटिशन सब नहीं, उसमें अपने कोई बात नहीं, उसमें जो गलती करे उसे रेडिंग से सर्कल करना और वहां पे लिखना है गलती हुई थी तो क्यों गलती हुई देखे आपने, एंड सुधार के भी लिखना है कि आपने सब कोई गलती करे तो रेडिंग से करे, उसको कट करके फिर आपने सही भी लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप प्रैक्टिस देखो, क्लास बुक में तो गलती नहीं होती जाएंगी, मैं करूंगा और आप साथ में करते जाओगे। प्रैक्टिस बुक की जो नोटबुक रहेंगी उसमें गलतियां होंगी, और गलती हुई तो उसको मार्क करना है, गलती हुई सुधार के मार लिखना है। बिलीव मी, जो आपने वहां पे रेडिंग से लिखे और जो गलती को सुधारे, वो गलती आप कभी दोबारा नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे उस गलती को। एग्जामिनेशन में जाके एग्जाम हॉल में करो, उससे पहले अच्छा कि बेहतर अभी गलती कर लो, वो गलती आप कभी नहीं करोगे जो आपने अभी प्रैक्टिस में करो, आपको याद रहेगा ये गलती हुई थी मेरे से। तो आपको इस तरह रोज प्रैक्टिस को, अभी तो शुरुआत है लेकिन एक आज या हो सकता है कल से आप लोगों को प्रैक्टिस के क्वेश्चंस होमवर्क मिलना शुरू हो, तो आपको सॉल्व करना है, उसके सोल्यूशन मान दिए, लेकिन सोल्यूशन पहले नहीं देखना है, पहले सॉल्व करना है फिर सोल्यूशन देखना है आप लोगों को, और अपने आप से ईमानदार रहना, पहले सॉल्व करना फिर सोल्यूशन देना, जो गलती उसको मार्क करके रखते जाना। तो इस तरीके से आप लोग 2 बुक मेंटेन करोगे यहाँ पे, एक नोटबुक, एक क्लास के लिए और एक प्रैक्टिस के लिए। अब देखेंगे क्लास में अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये जो सीरीज है यहाँ पे क्लास के जो क्वेश्चन है C1 C2 3, C इज फॉर क्लास, P फॉर प्रैक्टिस।
जैसे आपने यहाँ पे क्लास के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 1। तो आपने क्या करेंगे इस नोटबुक में, आपको ध्यान से मेरी बात सुनिए, इस नोटबुक में जब आप लिखोगे तो मैं कहता हूं ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी चैप्टर हो, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका, क्वेश्चन नंबर जैसे 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है ये क्वेश्चन नंबर 21 कौन से पेज नंबर पे, 47। क्वेश्चन नंबर 21 तो मैं यहां पे लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 21 जो कि कौन से पेज नंबर पे, वो पेज नंबर है आपका 47, तो आप यहां पे लिखोगे 47, ताकि एग्जामिनेशन के बाद हमारे पास समय नहीं रहेगा जब आप सेल्फ स्टडी करोगे। आपने हर क्वेश्चन नोटबुक में, हर क्वेश्चन पे आपके क्वेश्चन नंबर जैसे 21 एग्जाम्पल पेज नंबर 47 लिखा होना चाहिए। उसी तरह आपके पास जो ये मटेरियल आपको प्रोवाइड करेगा, ये बुक आपके पास जो है, आपको क्या करना रहेगा, इस बुक में आपको ये जैसे क्वेश्चन नंबर 21 है क्लास का क्वेश्चन, अब आपने आपकी नोटबुक में कौन सा पेज नंबर, ये नोटबुक में आज जाके जब आप 400 पेजेस की नोटबुक बड़ी वाली लेना, उस छोटे नहीं जिसका थोड़े पेज ब्रॉड रहे, थोड़ी बड़ी वाली लेंगे और उसमें आप लोगों को 400 पेजेस की, और उसमें आपने एक से लेके पूरा आखिरी तक नंबर लिखना, 1 2 3 हर पेज पे ऊपर पेज नंबर ऊपर लिखा हुआ होता है। तो इस नोटबुक में यहां पर आप लोगों को ऊपर में से पेज नंबर लिखना रहेगा, ठीक है। ये नोटबुक जो आप लोग करेंगे पेज नंबर आपको लिखना है, यहाँ पे नोटबुक में ऊपर पेज नंबर 1 2 3 4 ऐसे लिखते गए। अब आपने यहां पे देखिए कि क्वेश्चन नंबर 8 ये क्लास बुक है आपकी, ये क्लास की बुक है जो मटेरियल आपको प्रोवाइड करा गया, ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 यहां पे लिखा है। तो आपका नोटबुक में कौन सा पेज नंबर है, एग्जाम्पल सपोज नोटबुक में 101 पेज नंबर है, तो आप यहां पे लिखोगे क्लास की बुक जो आपको बुक प्रोवाइड की क्वेश्चन नंबर 20, यहां पे लिखना पेज नंबर 101। तो आपने जब क्लास में की बुक में कोई भी क्वेश्चन उठाया, आपने जब आप रिवाइज करो कोई भी पेज उठा, आपने ये वाला क्वेश्चन देखना है, तो आपको क्लास की बुक में लिखा हुआ है कि आपकी नोटबुक का कौन सा पेज नंबर, आपकी नोटबुक का कौन सा पेज नंबर। तो क्लास की बुक में नोटबुक का पेज नंबर रहना चाहिए और नोटबुक में क्लास की बुक में कौन सा पेज नंबर है वो रहना चाहिए, दोनों जगह। तो क्लास की बुक में आपको पता है कि नोटबुक में कौन सा पेज नंबर है, और आपको नोटबुक में पता है, नोटबुक में ये पता रहना चाहिए कि क्लास की बुक में आपका कौन सा पेज नंबर है। तो क्लास की बुक का कौन सा पेज नंबर 47, क्लास की बुक में पता है कि नोटबुक में कौन से पेज नंबर है क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। तो रिवीजन के वक्त दिक्कत होना नहीं चाहिए। उसी तरह जैसे आप यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर आपने P1 सॉल्व करा प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो भाई क्लास की बुक में कौन सा पेज नंबर है, सपोज 28, तो आपने यहाँ पे 28 लिखे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस तरीके से आपको लिखना है। वैसे क्वेश्चन नंबर इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन के क्लास बुक के में भी नोटबुक का पेज नंबर, नोटबुक में क्लास की बुक में कौन सा पेज नंबर है वो लिखा रहना चाहिए। अब आप लोग 11-12 में तो आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहता, फाउंडेशन में है, तो आप कैलकुलेटर परचेज जो करेंगे, ओके, वो ऐसा कैलकुलेटर लेना ना बहुत छोटा हो ना बहुत बड़ा हो। छोटा हो तो ऐसे नहीं एक बटन दबाया तो 2-4 आसपास की पूरी दब गई, ठीक है, नॉर्मल साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेटर। और ना बहुत बड़ा हो कि एक बटन से दूसरी बटन जाने में टाइम लग जा रहा अपने, नॉर्मल साइज का लेना। अब तीसरी चीज जो आपकी, जो आप पेन लोगे आज, ये सारी चीज आपने ले लेना। एक आपके पास ब्लैक पेन से लिखो आप या ब्लू, जिससे भी लिखते हो, दोनों में से कोई भी एक कलर आप ले लो, ब्लैक या ब्लू। नॉर्मल जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको यही कलर यूज करना है, आपको भी एक ही लेना है, ये ब्लैक या ब्लू जो भी यूज करते। नॉर्मली जब भी मैं लिखूंगा आपको यही लिखना रहेगा, ठीक है, ये सारी चीजें लिखना रहेगा यही कलर से। लेकिन उसके साथ में आज आपको एक और पेन लेना पड़ेगा रेड कलर की। रेड कलर की क्यों, कि कोई भी क्वेश्चन में जब न्यू एडजस्टमेंट आएगा या कोई कमेंट मेरे को लिखना है, कमेंट को इंपॉर्टेंट कमेंट्स में लिखाता हूं, एक्सप्लेनेशन कोई रहा, तो वो आपको रेडिंग से लिखना है। ऐसे क्यों, जब आपका सेल्फ स्टडी का वक्त आएगा, जब आपके पास उतना टाइम नहीं रहता कि पूरे के पूरे का हम इतना रिवाइज करें, तो उस वक्त क्या करेंगे अपन, जो इंपॉर्टेंट चीजें पहले से मैं बताऊं स्ट्रेटेजी के, और ये दोनों में होगा। आपको कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, प्रैक्टिस का क्वेश्चन दिया 90% सेम है, क्लास में जो क्वेश्चन करा 90% सेम है, कोई नई चीज दिख गई आपको, वो मैं होमवर्क देने के पहले वैसे बताता हूं कि इस क्वेश्चन में न्यू चीज है, तो वो आपने देखिए नई चीज है, तो आपने क्या करे, तो आपने रेडिंग से उसको लिखे, ये रेडिंग से उसको मार्क करके रख दिए, कुछ स्टार मार या कुछ करे। क्यों, कि जब रिवीजन करोगे आप लोग तो अपने को पता रहना चाहिए यार ये अपने पास टाइम नहीं है भी इतना, अपने को सेल्फ स्टडी के वक्त में 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना रहेगा। तो आपने बोले नहीं, ये सर ने बोले इस क्वेश्चन में तो रेडिंग से लिखा, ये एक नया पॉइंट है, बस इसको देखो। 90% तो क्वेश्चन वही है जैसे पिछला क्वेश्चन था, तो पूरा क्वेश्चन ना देखते बस आपने वो देखे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें रेडिंग से आपने वहां पे लिख के रखे। तो इस तरीके से आपको जब हमारा सिलेबस खत्म होगा, पूरी बुक आपकी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे रेडिंग से लिखी रहना चाहिए। तो इन
छोटी छोटी बातों का आपने बहुत ध्यान से सुनना है। और स्पेशली जो आपको मैंने आपको ट्रैकर का बताया, ये ट्रैकर को प्रॉपर आपने मेंटेन, मतलब जो आपके बुक में प्रिंटेड है वो, तो उसको प्रॉपर आप यहाँ पे मार्क करते जाएंगे जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे। और लिख लेंगे आप, जहां पर भी आप पढ़ते हो उसके सामने लिख लो। 90 मार्क्स आपको मिनिमम अकाउंट, हमारा टारगेट ही इस बैच का हर स्टूडेंट, फिर चाहे शार्प हो, एवरेज हो, जो मेरिटोरियस हो या बिलो एवरेज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बातों को बस मेरी ध्यान से सुनना। बिलीव मी, इससे इजी सब्जेक्ट कोई नहीं है। साइंस के स्टूडेंट बिल्कुल नहीं घबराना, कॉमर्स के स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना। बस मैं जो आपको बोलूंगा उन बातों का आप बहुत ध्यान से सुनोगे। तो आज हम लोग का जैसे फर्स्ट डे, तो हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरू करते कि एक्चुअल में ये सब्जेक्ट है क्या, हमें यहाँ पे करना क्या है। सो अभी भी क्या सर हमें कुछ लिखना है क्या आप लोग को? नहीं, अभी भी कुछ भी लिखना नहीं है। जैसे ही क्लास खत्म होंगी उसके बाद आपको डे 1 की इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आपको सिर्फ क्लास के जो क्वेश्चंस रहते, वो क्वेश्चंस आपको लिखना रहता है। क्लास के जो क्वेश्चन है वो लिखना रहेगा, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब मैं कोई थ्योरी या जो कोई कंसेप्ट समझाता हूं, आपका पूरा का पूरा फोकस मेरे कंसेप्ट के ऊपर होना चाहिए। उसके अलावा कोई चीजों को इधर उधर कुछ ध्यान नहीं। अभी जैसे कुछ स्टूडेंट्स क्लास में मोबाइल दिख रहा है, मोबाइल में लेक्चर दिख रहे, बात अलग है, आप मोबाइल को साइड में रख दो और मेरे लेक्चर्स को, मेरी बातों को आप बहुत ध्यान से आप सुनते जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आज इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते कि भाई यहां पे अकाउंटिंग होती क्या है, या हम ये कहना सही है कि अकाउंटिंग क्यों करी जाती, क्या चीज है। अब ध्यान से आप सुनेंगे। हर इंसान, एवरी इंडिविजुअल परफॉर्म some kind of इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाट डू मीन बाय कि हर इंसान कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। हर इंसान। मैं एक छोटे से शुरू करता हूं और हम लोग जाएंगे बड़े बड़े बिजनेसमैन के। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे अदानी ग्रुप की जो लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, फाइनेंशियल ईयर आपका 21-22 का, ये अदानी ग्रुप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपका, जो उन लोग की 31 मार्च 22, मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, उसके बारे में बात करूंगा मैं। हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में भी कुछ बात करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किस तरीके से क्या रहता है उन लोगों का, क्या अकाउंटिंग क्यों जरूरी है वो आपको समझ में आएगा। कुछ एनजीओ के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा और सारी चीजें हम लोग अभी इंपॉर्टेंट, अभी आपको कुछ भी लिखना नहीं, अभी भी नहीं लिखना, मैं आपको खुद बोलूंगा। मैं शुरू करता हूं बड़ी स्मॉल पार्ट। पहला कि जो सैलरीड पर्सन रहता है, ठीक है, और ये जो रिपोर्ट्स है ना, ये रिपोर्ट्स भी मैं आप लोग को पीडीएफ फॉर्म में शेयर कर दूंगा। ये एनुअल रिपोर्ट जो आप लोग अदानी ग्रुप की है, या आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे रिपोर्ट है, तो जस्ट फॉर योर नॉलेज इसकी भी पीडीएफ में आपसे शेयर कर दूंगा। ओके, अभी बस आपको लिखना कुछ नहीं, आपको सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुनना है। आपके में से कुछ पेरेंट्स, आप ऐसे होंगे, किसी के पेरेंट्स होंगे जो लोग जॉब करते होंगे, या किसी के पेरेंट्स होंगे क्या करते होंगे, बिजनेस करते होंगे। तो जो जॉब करते वहां से शुरू करते, धीरे धीरे करके एक एक चीज हम कवर करेंगे। सो मैंने कहा सपोज हमारे एग्जांपल में हम लेते कि कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, कोई बिजनेसमैन है। पहले सैलरीड वाले की बात कर रहे, ठीक है, ये सैलरीड वाला बंदा है। अब ये जॉब करता है। हर इंसान की लाइफ में कुछ इनकम होती है, कुछ क्या होते हैं, एक्सपेंस होते हैं। सो इसकी भी यहां पे कुछ इनकम होगी और साथ में क्या होंगे, कुछ खर्चे होंगे। तो अगर मैं यहां पे सोची क्या इनकम होंगी, कोई एक सैलरीड पर्सन है, हर कोई ये चाहता है, बिजनेसमैन, स्पेशली भी बिजनेसमैन पे आऊंगा, लेकिन अकाउंटिंग की मैं बात करूं तो हर कोई अपने रिकॉर्ड्स रख सकता है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो होते, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, उसे लिख सकता है, उसे रिकॉर्ड कर सकता है। तो क्या रिकॉर्ड करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन? दो तरह की, एक है इनकम और एक क्या होते, एक्सपेंसिव। तो एक सैलरीड पर्सन की मैं इनकम के बारे में बात करूं तो इनकी क्या इनकम होंगी? इनकी एक इनकम होगी जो इनको सैलरी मिली। सेकंड, कुछ अदर इनकम भी हो सकती, जैसे कि इन्होंने बैंक में पैसा रखे तो उस पर क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। तो एक सैलरीड पर्सन है, वो जॉब पे जाता है, उसे सैलरी मिलती है, वो उसकी इनकम हुई। और कुछ अगर एग्जाम्पल के तौर पे इंटरेस्ट है, सब अदर इनकम, कोई बैंक में पैसा जमा करे तो उस पर क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। लेकिन ये इसको कहां खर्च करते होंगे? तो ये खर्च कहां पे करते होंगे? एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है अगर ये रेंटेड घर है तो ये हाउस रेंट पे करते होंगे, बहुत से खर्चे। एग्जाम्पल, बच्चों के एजुकेशन पे,
है ना, बच्चों के एजुकेशन पे खर्च करते होंगे। थर्ड आपके एग्जाम्पल घर की ग्रोसरी लाना है, उसके बाद घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, ओके। और कुछ लोन लिए तो रीपेमेंट ऑफ लोन है, या घर बनाना है तो घर कंस्ट्रक्शन के लिए घर खर्चा। तो यहां पे ये क्या चीज है बच्चों, ये आप लोगों की यहाँ पे सैलरीड पर्सन, इनकी कुछ क्या है, इनकम, कुछ एक्सपेंस। तो ये तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी में यहाँ पे ये इन्वॉल्व है कि कुछ इनके पास पैसा आ रहा है, इनकी जो इनकम है, और क्या करे, उसको खर्च कर दे। तो वैसे तो देखा जाए इन रिकॉर्ड करना, जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है में आप इन्वॉल्व है, उसको आपने रिकॉर्ड करना, पैसे की लेन देन को लिखना, ये अकाउंटिंग होती है। अब इसको डिटेल में मीनिंग देखेंगे, लेकिन पैसे की जो लेन देन कर इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसको क्या करे, लिखना। मगर जरूरी नहीं कि हर इंसान इसको लिखे, ये जरूरी है कि हर इंसान इसको लिखे, नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन चाहे तो हर इंसान लिख सकता है। फिर चाहे वो छोटा सा कोई गरीब इंसान भी हो, ये बहुत पैसे वाला भी हो, कोई भी इंसान अपने हिसाब किताब लिख सकता है। एक लिखने का एक तरीका होता है अकाउंटिंग में, तो उन हिसाब किताब को लिख सकता है। लेकिन जनरली इन हिसाब किताब को लिखना कौन प्रेफर करता है, लिखने को जो अकाउंटिंग का जो तरीका होता है, जनरली इसको प्रेफर करते बिजनेसमैन। क्यों बिजनेसमैन प्रेफर करते, वो इसीलिए करते क्योंकि वो ये चाहते कि हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि हमारे बिजनेस में हमको कितना प्रॉफिट हुआ और कितना क्या हुआ, लॉस हुआ। हर बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अब यहां पे अगर मैं कहूं सैलरीड पर्सन चाहे तो लिख सकता है, लेकिन जनरली वो अकाउंटिंग नहीं करता, मोटा मोटा हिसाब किताब लगता है, कितना पैसा आया, कितना गया। प्रॉफिट फाइंड आउट कौन करता है, बिजनेसमैन करता है। तो बिजनेसमैन बारीकी से हर ट्रांजैक्शन को, हर हिसाब किताब को लिखता है। तो हम सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं यहां पे, जो हमारा है, मैं कहता हूं कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, बिजनेस की बात करते। ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको हर स्टेज में सब्जेक्ट पढ़ना है। आप लोगों को बच्चों सीए फाउंडेशन लेवल पे, ये 100 मार्क्स का पेपर है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। जब आप लोग सीए इंटरमीडिएट पे जाओगे, जो सेकंड स्टेज है सीए की, उसमें भी आप लोगों को वहां पे ये सब्जेक्ट है अकाउंट्स आपका, वहां पे तो 2 है 100 मार्क्स के। ग्रुप 1 में 100, वहां पे 2 ग्रुप होते हैं, टोटल 8 पेपर है, 8 में से 2 अकाउंट्स के पेपर है। तो आपको सीए फाउंडेशन पे आपको 100 मार्क्स का पेपर पढ़ना है, सीए इंटरमीडिएट पे 200 मार्क्स का अकाउंट पढ़ना है, और सीए फाइनल पे कितने मार्क्स का पढ़ना है आप लोग को, फिर 100 मार्क्स का, एफआर नाम से बुलाते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वहां पे फिर आपको 100 मार्क्स का पेपर है ये। तो अकाउंट्स आपके हर स्टेज पे आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। तो मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूं, लेकिन उसके पहले इस चीज को अपने ध्यान में रखेंगे बड़ी बारीकी से हर चीजों को। और ऐसा सीए फाउंडेशन ऐसा कोई बहुत भारी नहीं है, लेकिन अब सिर्फ क्या चीज रिक्वायर है आप लोग से, डिसिप्लिन आपसे बहुत उम्मीद करी जाती है कि आप डिसिप्लिन हो, रेगुलर क्लास में रहो, जो चीजें मैं कह रहा हूं उसको बहुत ध्यान से आप सुनते जाएंगे। ओके, अब हम लोग आते हैं सेकंड, और कौन इन हिसाब किताब को, इकोनॉमिक एक्टिविटी को लिखना चाहता हूँ, और कौन होता है मुझे लिखना चाहता हूँ बच्चों, बिजनेसमैन बिल्कुल लिखना चाहता हूँ। क्यों बिजनेसमैन लिखना चाहता हूँ, क्योंकि वो चाहता है कि भी हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है, भाई प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, उसको पता रहना चाहिए। तो मैं सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर कोई बिजनेस हम ले लेते हैं डोमिनोज, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, ये डोमिनोज वाला है, ये एक बिजनेसमैन, और वो बिजनेस चाहता है कि उसके बिजनेस को क्या है, उसको पता रहे कि उसके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। तो वो अपनी इनकम को लिखेगा और अपने एक्सपेंस को लिखेगा, और उससे वो पता लगाएगा कि भाई मेरे को प्रॉफिट हुआ कि मेरे को लॉस हुआ। अब मैं वहां पे कहता हूं कि उसने यहां पे जैसे कि कुछ इनकम कहते हैं, ठीक है, इसने सपोज यहां पे इसकी इनकम हुई, इसने कुछ इसकी कोई इनकम हुई, तो ये इनकम एग्जाम्पल के तौर पे इसने यहां पे कुछ सेल्स हुआ, कुछ क्या हुआ, सेल्स हुआ। इसने एग्जाम्पल, ऐसे तो बहुत सेल्स होता होगा, एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रहा हूं, सपोज इसका सेल हुआ, कितने का हुआ, 5 लाख रुपए का सेल्स हुआ। तो मैंने आपसे कहता है यहां पे सपोज इसका सेल्स एग्जाम्पल 5 लाख रुपए का सेल्स हुआ। अब इसके पास 5 लाख रुपए इसकी इनकम हो गई, मगर इसके खर्चे भी तो हुएंगे, है ना। तो इस इनकम में से मैं एक्सपेंस माइनस करता हूं, तो मेरे को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो पता चलेगा। सो मैंने कहा इसमें से माइनस करेंगे हम लोग, क्या माइनस करेंगे, एक्सपेंसेस। तो इसमें से एक्सपेंसेस मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक्सपेंसेस को क्या करो, इसमें से माइनस करो। अब जब एक्सपेंसेस को हम लोग यहां पे क्या करने लगे,
माइनस करें एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन से खर्चे हुएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे रॉ मटेरियल कुछ लगाऊंगा यहाँ पे ना, कुछ उसने खरीद के लेके आऊंगी, ये आपको सेल्स कर रहे आप, तो आपने वो डोमिनोज पिज्जा, अब डोमिनोज का पिज्जा है ना, मुंह में पानी आ रहा है, तो उन लोगों ने बनाने के लिए कुछ चीजें खरीद के लाएंगे उसको। तो जैसे ब्रेड लगती है ना, बटर लगता है, जो भी चीज लगती है पिज्जा बनाने में वो चीजें, पनीर भी तो लाएंगे, जो भी चीजें उसमें लगती है उन लोगों ने लेकर आए, तो कुछ यहाँ पे उसको बनाने के लिए आपने कुछ परचेज करके लाए। तो आपने सपोज परचेज करे 3 लाख रुपए का, उसमें खर्चा हो गया, तो टोटल आपको सेल्स हुआ 5 लाख का, खर्चा अभी तक कितने का 3 लाख। सपोज रेंटेड प्लेस है, तो आपने रेंट पे करे, कितने का रेंट पे करे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूं यहाँ पे ये फिगर, एक काम को इसको 50 लाख कर देते, ओके, और इसको 30 लाख कर दो, ओके। सो 30 लाख रुपीज का आपने उसमें परचेज किया। अब रेंटेड जगह, तो आपने सपोज वहां पे रेंट 2 लाख रुपए रेंट पे करे। अब इमेजिन करो, आप सोचो, वो डोमिनोज में आप गए, आपने वहां पे देखे कितने वहां पे लोग काम करते, अब वो जो लोग काम करते उनको आप क्या देते, जो डोमिनोज वाला क्या देता होगा, जो काम करते हैं वर्कर, उनको सैलरी देता होगा। तो यहाँ पे उसका एक खर्चा सैलरी, ऐसे बहुत खर्चे होते, मैं एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं सिर्फ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल 4 लाख रुपए उसने सैलरी दिया, मगर वहां पे आपने देखी बड़ी अच्छी से लाइट्स लगी हुई होती है डोमिनोज में, और वहां पे क्या होगा, डोमिनोज लाइट्स लगी हुई रहती है, इलेक्ट्रिसिटी का एसी लगा होता है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या आएगा, बिल आएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का उसका खर्चा एग्जाम्पल के तौर पे, इलेक्ट्रिसिटी कितने का, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हुआ आपका 3 लाख रुपए का, क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हुआ। तो एग्जाम्पल ऐसे खर्चे बहुत से होंगे, लेकिन यहां पे आपने, मैंने टोटल मेरी इनकम कितनी हुई 50 लाख रुपए, खर्चे अगर मैं देखूं वो उस इनकम में से 50 लाख रुपए में से मैं माइनस करता हूं एक्सपेंस 30 लाख माइनस 2 लाख माइनस 4 लाख माइनस 3 लाख, तो कितना हुआ है ये 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए यहां पे हमारे बचे, तो ये 11 लाख रुपए क्या हुए, प्रॉफिट। सो ट्रांजैक्शन क्या चीज होती, ये जो आपके यहां पे सेल्स हुआ, ये जो सेल्स हुई और ये जो यहां पे इनकम और ये जो एक्सपेंसेस हुए, कि जो भी बिजनेस डीलिंग जिसको आप मेजर कर सकते हो और एक्सप्रेस कर सकते हो मॉनिटरी टर्म में, उसी को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। लेन देन, सेल्स में क्या हुआ, लेन देन क्या था, आगे हम और डिटेल में आएंगे, लेकिन क्या चीज होती, गिव एंड टेक। गिव एंड टेक मैं यहां पे कहता हूं कि जो 50 लाख रुपए का सेल्स हुआ, इस डोमिनोज वाले ने सर्विस, इस डोमिनोज वाले ने वो गुड्स उसको पिज्जा दिए कस्टमर को और उसके बदले में पैसा ली, तो गिव एंड टेक हो रहा है। तो आप उसको उसके बदले पैसा लिए, तो मॉनिटरी टर्म में जो भी डीलिंग को आप मेजर कर सकते हो उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं। परचेज करे आपने, ब्रेड ये सब खरीद के लाए कहीं से, तो उसके लिए पैसा, आपको ब्रेड मिली आपने पैसा दी। रेंट हुआ तो आपको सर्विसेज दिए, रेंट मतलब आपको जगह यूज करने दी, तो उसके बदले में आपने पैसा दी। वर्कर उन्होंने काम किए, तो उसके बदले में हमने उनका पैसा दिया। इलेक्ट्रिसिटी हमने कंजम्पशन की इलेक्ट्रिसिटी का, उसके बदले में हमने पैसा दी। तो कोई भी, मैं यहां लिख देता हूं, ए बिजनेस dealing measured and expresses in terms of money is called transaction। उसे क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब इस डिफरेंस को समझना बच्चों, जो आपका प्रॉफिट आया 11 लाख रुपए का, क्या वो कोई ट्रांजैक्शन नहीं, सिर्फ एक ये जो 11 लाख रुपीज आया, उन ट्रांजैक्शन के कॉन्सिक्वेंस है, तो क्या प्रॉफिट को भी लिखना पड़ेगा, है ना, उन ट्रांजैक्शन के जो ऊपर ट्रांजैक्शन इनकम और एक्सपेंस का, उसका कॉन्सिक्वेंस है। मतलब ए हैपनिंग एज ए consequence of transaction a result is called event। तो इसे क्या कहते हैं कि उन ट्रांजैक्शन की वजह से ही तो प्रॉफिट हुआ, तो इसे क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। ए हैपनिंग एज ए कॉन्सिक्वेंस, ट्रांजैक्शन की वजह से ये प्रॉफिट हुआ, तो इसको भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते, इसे भी लिखते। तो ये बिजनेसमैन, अगर हम यहां पे बात करें, डोमिनोज की मैंने बात की, ऐसे कई बिजनेसमैन होंगे, तो बड़ा बिजनेसमैन,
ऐसे कई छोटे छोटे अपने इर्द गिर्द ही देखना, आप जहां रहते हो वहां पे इमेजिन करो एक छोटा सा किराना शॉप होगा, आप जाते होंगे वहां पे, वो भी तो चाहता हूँ कि उस बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जानना चाहता हूँ। आप इमेजिन करो, आप आसपास जो भी चीजें होती है आप लोग की, छोटे छोटे दुकान आप जहाँ रहते होंगे, उस सोसाइटी के पास, उस एरिया में कितनी दुकानें होंगी, कितने छोटे छोटे बिजनेसमैन होंगे, आपकी सिटी में कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, ऐसे इंडिया में कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन, दुनिया में कितने बड़े बड़े बिजनेस, फिर चाहे वो छोटा बिजनेसमैन हो कि फिर चाहे बड़ा बिजनेसमैन, हर बिजनेसमैन ये जानना चाहता है एट द एंड ऑफ द ईयर कि मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, मुझे पता लगे। आप इमेजिन करो कैसे पता लगाता हूँ ये प्रॉफिट और लॉस को, कि मुझको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वो कैसे पता लगाता हूँ बिजनेसमैन, उसको रिकॉर्ड करके, उसको लिख के, लिखे बाद ही पता चलता होगा कि मेरे को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो यहां पे ये जो अकाउंटिंग होती, हिसाब किताब को लिखना, वो कैसे वो कैसे लिखते, क्या तरीका होता है, उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बिजनेसमैन भी जानना चाहता हूं कि मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। इसी तरह ऐसे कई लोग हैं जो जानना चाहते, मगर एक सैलरीड पर्सन था, फिर हमने देखे कि बिजनेसमैन, लेकिन फिर छोटा हो कि बड़ा बिजनेसमैन हो। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये अदानी ग्रुप जो इंडिया के सबसे जो रिचेस्ट पर्सन है, अदानी, उनका अगर यहां पे बोले तो उनकी कंपनी का ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन से साल का फाइनेंशियल, इसकी पीडीएफ में आपसे शेयर कर दूंगा, कौन से साल का, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22, कॉमर्स वालों को बताऊंगा, साइंस स्टूडेंट फाइनेंशियल ईयर में अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर नहीं रहता, अकाउंटिंग में हमारा ईयर रहता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। तो वो मार्च में खत्म हो रहा है, मतलब 1 अप्रैल 2021 से शुरू और 31 मार्च 2022 को खत्म हुआ। अब आप इमेजिन करो, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने दिख रहा है अदानी ग्रुप का, इमेजिन करो बच्चों, यहां पे जब मैं देखता हूं यहां पे, तो मुझे यहां पे दिखता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये रहा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम करके बताता आपको, ये रहा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आप देखो यहां पे ये कितना यहां पर है, सर बोलेंगे तो बहुत कम है, इतना सा सेल है अदानी का, ये सेल्स है 69,420.18। अरे बस इतना सा सेल हुआ फाइनेंशियल 21-22 में, बस इतना सा। ये जो फिगर्स है ना आपकी, बस इतना फर्क है करोड़ में, किसमें फिगर्स आप लोगों की, करोड़ में। तो आप खुद सोचो, अदानी जो इतना बड़ा बिजनेसमैन, जो इंडिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन, उसका जो सेल हुआ 69,420 करोड़, करोड़ सा, उतने करोड़ का सेल हुआ, वो कैसे वो बिजनेसमैन इतना सेल हुआ। आप इमेजिन करो, जो अदानी ग्रुप है, इज इट पॉसिबल फॉर देम कि आप उसको सारी की सारी चीजें याद रहती होंगी, इतना नहीं, कितने ट्रांजेक्शन होते। तो इस पे मैं वापस आऊंगा, अभी हम यहां पर और आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन वो क्या ग्रुप के लिए पॉसिबल है, नहीं तो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फिर वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको लिखना जरूरी होता है ट्रांजेक्शन्स को, उन हिसाब किताब को, ताकि हमको ये पता लगे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। कभी हमने उधारी में बेचते या उधारी में खरीदते, क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेज, तो क्या किसी से पैसा लेना है, उधारी में हमने बेचे तो पैसा लेना है, उधारी में अगर हमने कोई चीज खरीदी तो हमको पैसा देना है। तो ये सब कब चीजें पता रहेंगी, 2, 4, 5, 10 ट्रांजेक्शन याद रह सकते, कई ट्रांजेक्शन तो क्या हमारे लिए पॉसिबल है क्या, नहीं। तो एक हमने देखी सैलरीड पर्सन चाहे तो हिसाब किताब वो भी लिख सकता है, लेकिन वो उतना इंटरेस्टेड नहीं रहता। बिजनेसमैन ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है, क्योंकि उसको क्या फाइंड आउट करना है, उसको ये फाइंड आउट करना है कि उसका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ओके, सारी चीजें समझ में आ रही, ध्यान से, अभी कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ आपको मेरी बातें ध्यान से सुनते जाना है। ओके, कौन कौन सी सिटी से आप लोग यहाँ पे कमेंट करो, यहाँ पे आपको चैट बॉक्स में ऑप्शन दिया हुआ कि आप मेरे को बताओ कौन कौन सी सिटी से आप लोग हैं। ओके, तीसरा जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं यहां पे, और कौन लिखना चाहता हूं अपने हिसाब किताब। ओके, कह रहे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, ओके, जयपुर, इंदौर, गुड, ओके, लखनऊ, कोलकाता अगेन, वेरी गुड, नोएडा, गुड, चलो ठीक है, वेरी गुड, बहुत अलग अलग जगह से सब, अब ध्यान से सुनते जाएंगे बेटा। तो थर्ड, और मैं कहूं तो और कौन लिखना चाहता हूं इन हिसाब किताब को, तो मैंने कहा सर एक होती है हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मैं ये सोचता हूं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये क्यों लिखना चाहता हूं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनकी क्या इनकम होती है, इनका क्या है, इनकी इनकम क्या होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, अगर हम लोग बात करें
ओके, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करें, इन लोगों की क्या इनकम होती होगी, ठीक है, ध्यान से, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनकी इनकम क्या होंगी, इनकी इनकम होंगी भी कि लोग इनको डोनेशन देते हैं। आपने देखे, मैं आपको एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अभी आपको बैलेंस शीट बताऊंगा, इन हिसाब किताब जो ऑडिट रिपोर्ट आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है, अभी ध्यान से सुनो। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कोई, तो ये ऑर्गेनाइजेशन इनकम क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन जो होती है हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव ये नहीं होता प्रॉफिट कमाना। तो आप बोलेंगे सर जब प्रॉफिट कमाना उनका मोटिव है ही नहीं तो फिक्र की क्या बात है, उनको तो प्रॉफिट नहीं कमाना है, तो वो क्यों हिसाब किताब अपना यहाँ पे लिखते होंगे, वो क्यों हिसाब किताब यहाँ पे लिखते होंगे, उनको तो प्रॉफिट कमाना मोटिव ही नहीं है, तो हिसाब किताब लिखने की जरूरत नहीं, जरूरत है, क्योंकि इनकम जो होती है, इन लोगों की इनकम कौन सी होती है, जो इनको डोनेशन मिलता है, जो इनको लोग डोनेशन देते, वो इनकी इनकम होती है। अब आप खुद सोचो बच्चों, जो इनकी इनकम है वो क्या, डोनेशन, तो जिन्होंने भी डोनेशन दिए वो जरूर ये चाहेंगे कि भाई हमने डोनेशन आपको दिए, हम जानना चाहते कि उसको आपने खर्चा कहां किया, तो जब भी तो आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट आता है कि भाई उनको डोनेशन दे के नहीं दे, जो सीरियसली ऑर्गेनाइजेशन काम करती सोसाइटी के लिए उनको आप डोनेशन देना चाहोगे, तो भाई कैसे पता चलेगा कि प्रॉपर वो एक्सपेंसेस वो रिकॉर्ड करते, इनकम एक्सपेंस रिकॉर्ड करते, प्रॉपर यूटिलाइज करते, जब वो उस चीज को लिखेंगे फिर उसका ऑडिट भी होता है बाद में, तो जिस चीज को लिखेंगे जब अपने को पता चलेगा। तो इसीलिए ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इवन इनका प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं है, लेकिन इनको भी हिसाब किताब रखना होता है कि इनकम कितना, एक्सपेंस कितना हुआ और इनके खर्चे कौन से होते हैं। अब अलग अलग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, अलग अलग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है और अलग अलग एरिया में वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपसे कहूं, तो मैंने आपसे कहा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग एरिया में क्या करती है, काम करते हैं। ओके, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काम करती है, ओके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काम करती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन के लिए काम करती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों के हेल्थ सेक्टर में काम करती है, एक्सेट्रा, है ना। अब यहां पे अलग अलग ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है और वो पर्टिकुलर एरिया को बढ़ाने के लिए, है ना, बढ़ाने के लिए क्या करती है वो ऑर्गेनाइजेशन, आप वहां पे स्पेशलाइज इसमें खर्च करती है, कुछ ऑर्फेंस के लिए कम करती है, कुछ ओल्ड एज होम चलाते उन लोगों के रहते। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इनके पैसा इनको आता है डोनेशन और उसको क्या करते, खर्च करते। मैं आपको ऑडिट रिपोर्ट बताता हूं, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गुंज करके, अब यहाँ पे उसके ऑडिट रिपोर्ट आप वैसे डिस्कस करेंगे, पहले मैं सारे पॉइंट्स कवर कर ले। जैसे कि ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अब यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जैसे कि ये काम करते, रूरल एरिया में जनरली ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन लोगों ने जो जगह रूरल कम्युनिटीज को यहाँ पे, जैसे यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट के लिए, रोड्स के लिए, है ना, फिर वहां पे आपको फेंसिंग इन बाउंड्री वॉल, ब्रिज, कम्युनिटी हॉल, बस स्टैंड, ऐसे कई चीजें लोग बनाते, क्यों, अपलिफ्ट करने, उन रूरल डेवलपमेंट, रूरल एरिया को अपलिफ्ट करने के लिए क्या करते, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए काम करता है। तो इसके ऑडिट रिपोर्ट हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ और मुझे आपसे बातें करना है, फिर मैं अदानी और फिर ये जो आपका नॉन प्रॉफिट और इनके ऑडिट रिपोर्ट्स पे मैं आता हूं आगे, और फिर गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी इसका मतलब जरूरी होता है इन चीजों को लिखना। अब अगर अकाउंटिंग वही चीज होती कि इन सारी चीजों को लिखना, इन सारी चीजों का इन फाइनेंशियल इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक सैलरीड पर्सन भी इन्वॉल्व है, एक बिजनेसमैन भी इन्वॉल्व है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वॉल्व है। और अगर हम देखा जाए ऐसे एक और एग्जाम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 4 जो कि गवर्नमेंट है। तो मैं कहता हूं गवर्नमेंट जो है, तो गवर्नमेंट भी क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में यहां पे इन्वॉल्व होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या गवर्नमेंट भी आती है, यस, ध्यान से आप देखेंगे। ओके, मैं कहता हूं ये जो गवर्नमेंट इनके लिए क्यों ऐसा होता होगा कि पैसे इनको होना, क्यों, इनको कंट्री रन करना है, तो जो भी रूलिंग पार्टी रहती, इस कंट्री को चलाना, इंडिया हमारी इतनी बड़ी कंट्री, इस कंट्री को रन करना, तो कहां से पैसा आता होगा, आप सोचो कि कहां से पैसा आता होगा। आप इमेजिन करो कि पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो चलाती है, ये हमारी कंट्री को जो चलाती है, वो पैसा कहां से आता होगा। गवर्नमेंट का मेजर रेवेन्यू टैक्सेस से, वो टैक्स कलेक्ट करती है हम लोगों से। अब उसकी इनकम की अगर हम लोग बात करें यहां पे, तो यहां पे इनकी गवर्नमेंट की इनकम मैं कहूं तो इनकी इनकम क्या होंगी,
इनकी जो मेजर इनकम है वो कौन सी हमारी, टैक्स। टैक्स का कलेक्शन करते, तो अलग अलग टैक्स होते, वो आगे आप जब इंटर में जाओगे तो वहां पे पढ़ोगे। लेकिन टैक्सेस कलेक्ट करते, हम जो कमाते उसका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को देते, एक डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स कहते हैं इसको। और जो हमारा प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को देते हो, प्रॉफिट होता है उसको डायरेक्ट टैक्स है। अब ये इनकम टैक्स एक होता है, उसके बाद आपने जीएसटी तो जरूर सुनोगे, जो गुड्स परचेज सेल होता है उस पर जीएसटी रहता है, तो वो जीएसटी भी हमको गवर्नमेंट को देना होता है। तो गवर्नमेंट इस तरह के टैक्सेस कलेक्ट करती है, हम लोग टैक्सेस क्या करती, कलेक्ट करती। अब ये टैक्सेस कलेक्ट करती तो आप सोचो ये कोई छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, गवर्नमेंट को तो पूरी कंट्री को रन करना है। जब पूरी कंट्री को रन करना है तो आप सोचो कि टैक्स कलेक्शन का हिसाब किताब लिखना जरूरी है कि नहीं, जरूरी है। क्योंकि कैसे पॉसिबल है कि हम लोगों को ये सारी चीजें गवर्नमेंट को याद नहीं रह सकता, इतने ट्रांजेक्शन, इतना कलेक्शन होता है। अभी मैं आपको रिपोर्ट्स बताऊं, ये रिपोर्ट मैं आपको थोड़ी देर में शेयर करूंगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट में आपको बताता हूं थोड़ी देर में, सारी रिपोर्ट्स में आपको बताऊंगा। अब ये गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स कलेक्शन करती है, एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी होती। तो अब गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस भी तो कितने होते, गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस भी है। एक्सपेंसेस की बात करो तो गवर्नमेंट जो पैसा है कलेक्ट करती है उसको खर्चा भी बहुत है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं, गवर्नमेंट, आपने देखा गवर्नमेंट के कॉलेजेस होते, स्कूल्स होती है, तो यहाँ पे ये एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट को पैसा खर्च करती, बहुत खर्च होता है। मैं एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं कुछ, हेल्थ के अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जितने आप सोचो, इमेजिन करो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, कनेक्ट करना, इस चीज को आप ध्यान से सुनो, ठीक है। तो मैं आपसे कहता हूं कि गवर्नमेंट और किस चीज पे खर्च करती, हेल्थ केयर पे, हेल्थ केयर पे खर्च करती। और क्या कहते हैं आप लोग यहाँ पे, डिफेंस, कितना मेजर खर्चा होता है डिफेंस के ऊपर, गवर्नमेंट खर्च करती, ठीक है। उसके बाद और गवर्नमेंट क्या खर्च करती है, आप लोग के डिफेंस हुआ। उसके बाद हम लोग देखे कि जो रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर, रोड आपने देखे, रोड्स के ऊपर, डैम देखता, कंस्ट्रक्शन जो होता है इतना गवर्नमेंट करती, तो इन चीजों पे खर्चा होता। तो गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो उसका रेवेन्यू कौन सा है, कुछ एग्जांपल्स लिखो, मैं टैक्स का कलेक्शन करें। खर्चे को बहुत एजुकेशन के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, डिफेंस के ऊपर होता है, और उसके बाद आप लोग रोड्स कंस्ट्रक्शन के ऊपर होता है, हेल्थ केयर के ऊपर खर्चा होता है। इतने सारे हमारे क्या होते, खर्चे होते। तो गवर्नमेंट की अगर बात करें तो ये उन टैक्स कलेक्शन और ये करते इतने एक्सपेंस। अब आप इमेजिन करो बच्चों, ये मैंने तो बात की, ठीक है, या आपने इतने सारे, और तो फिर चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा सा बिजनेसमैन हो या बड़ा बिजनेसमैन हो, सबके सब इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होते, इन्वॉल्व होते। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपने यहाँ पे देखे कि फिर चाहे सैलरीड पर्सन हो, फिर डोमिनोज वाला बिजनेसमैन हो, और फिर चाहे आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर मैं बात करूं गवर्नमेंट की बात करूं, हर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये हर कोई चाहते हैं कि इन सारी चीजों को लिखना जरूरी है। अब आप खुद सोचो, हम लोग बात करते, अगर आप खुद सोचिए यहाँ पे कि कोई, जैसे क्यों ये लिखना जरूरी होता है, तो मैं इमेजिन करता हूं यहाँ पे कोई ऐसा बिजनेस जहां पे बहुत सारे आइटम्स होते, तो मेरे दिमाग में यहाँ पे डी मार्ट आया था। क्या आया मेरे दिमाग में, डी मार्ट। अब आपके सामने ये डी मार्ट है, ठीक है। अब मैं सोचता हूं कि डी मार्ट है, आप खुद इमेजिन करो इसमें कितने कस्टमर्स आते हैं डेली, है ना। वो 15 अगस्त के, है ना, या आप ऐसे कोई हॉलीडे रहते जब उनका कुछ वहां पे डिस्काउंट, खचाखच खूब भीड़ रहती, जगह नहीं, है ना। एक बार चले गया था, जब से मैंने सोच लिया था भैया नहीं जाना ऐसे दिन वहां पे, इतनी भीड़ रहती है वहां पे, इतनी भीड़ रहती है डी मार्ट में। अब आप इमेजिन करो इस डी मार्ट में कितने, इस डी मार्ट में अगर हम लोग बात करें कितने कस्टमर्स आते होंगे डेली, है ना, थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर। यहां पे थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर डेली, हजारों कस्टमर्स यहां पे आते, ओके। अब आप खुद इमेजिन करो इसका हिसाब किताब करना, यहां पे थाउजेंड ऑफ कस्टमर भी आ रहे, और अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे आपको नंबर ऑफ आइटम्स, हजारों, कस्टमर भी 1000 है और प्रोडक्ट भी हजारों प्रोडक्ट, वहां पे जो कितने प्रोडक्ट्स रखे हुए रहते, हजारों प्रोडक्ट्स रखे रहते। अब आप खुद इमेजिन करो कि इज इट पॉसिबल, मैं आपसे पूछता हूं, इज इट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल दोज ट्रांजेक्शंस। क्या ये पॉसिबल है, क्या वो सारे के सारे ट्रांजेक्शंस को हम लोग याद कर रखे, क्या हमारे लिए, इज इट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल दोज ट्रांजेक्शन, क्या हमारे लिए पॉसिबल है, क्या वो सारे के सारे ट्रांजेक्शंस को हम लोग याद करके रखे, पॉसिबल नहीं है। आप बताओ एज ए ह्यूमन बीइंग
क्या पॉसिबल है कि हजारों लाखों हो रहे यहाँ पे ट्रांजेक्शन रोज के, कई थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर आ रहे, वो वहां पे चीजें खरीद रहे, है ना, ये लोग सेल कर रहे, कोई प्रोडक्ट कितने, ये शैम्पू में 10 वेराइटी रहती है वहां पे, है ना, 50 चीजें वहां पे, खाने के अलग अलग आइटम रखे हुए, कितनी सारी आइटम्स रहते हैं, एग्जांपल्स दे रहा हूं। तो क्या ये पॉसिबल है हम लोगों के लिए एज ए ह्यूमन बीइंग कि सारे नंबर ऑफ आइटम्स को याद रहे? बताओ मेरे को, आप यहाँ पे लाइव चैट पे लिखो, क्या आप याद रख सकते हो कि इतनी क्वांटिटी आई, इतना उसका रेट था, इतने में बिका, उस पर इतना टैक्स था, ये इंसान का इनाम था जिसको हमने बेचे, ये सारे एक बोल रहा है ऐसे हजारों लाखों ट्रांजेक्शन होते, हिसाब होते, लेन देन। इज इट पॉसिबल एज ह्यूमन बीइंग? आप बताओ। नो नो नो। तो स्टूडेंट्स कहते हैं नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, याद रखना, ठीक है। सो यहां पे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर all those transactions as human being। हमारे लिए पॉसिबल नहीं है सारे ट्रांजेक्शन्स को याद रखना। अगर याद रखना पॉसिबल नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, आप खुद सोचो। याद करना, ह्यूमन बीइंग रिमेंबर, उसको सारी की चीजें याद रहे, दिमाग में फिट रहे, अपने को याद रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना, ठीक है। याद नहीं रहेगा तो क्या करना चाहिए सर? लिखना चाहिए, सही बात है। इट मीन्स वी हैव टू रिकॉर्ड इट। इसका मतलब हमको इसे लिखना चाहिए, हमको उसको लिखना चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन अराइज होता है कि मैं कह रहा हूं कि हमें उसको लिखना चाहिए, कैसे लिखेंगे भाई? आप बोलते हो उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हम उसको याद नहीं रख सकते, तो उसको लिखना जरूरी है। इसका मतलब व्हाट इज रिकॉर्ड, एक क्वेश्चन अराइज होता है सर। आप बोल रहे रिकॉर्ड करो, तो मैं आपसे पूछता हूं रिकॉर्ड का मतलब क्या? रिकॉर्ड का मतलब होता है समथिंग इन राइटिंग। व्हाट डू मीन? आपने कहा व्हाट इज रिकॉर्ड, आपने बोले कि रिकॉर्ड करो, तो मैं बोला रिकॉर्ड करना मतलब क्या? क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग मैं याद नहीं रख सकता, तो क्या बोला गया, उसको क्या करो? रिकॉर्ड करो। तो व्हाट इज रिकॉर्ड? रिकॉर्ड मीन्स समथिंग इन राइटिंग। कोई चीज रिकॉर्ड मतलब कोई रिकॉर्ड समथिंग इन राइटिंग। अब मैं कहता हूं कि आपने बोले कि समथिंग इन राइटिंग, सो व्हाट डू यू मीन बाय समथिंग? आप बोलते, मैंने बोला कि लिखना जरूरी है, तो बोले लिखने का मतलब क्या होता है, लिखना मतलब क्या? तो बोले कुछ समथिंग इन राइटिंग, कुछ लिखा हुआ है। रिकॉर्ड मतलब क्या? तो मैंने बोला रिकॉर्ड करो, मतलब रिकॉर्ड मतलब क्या? समथिंग इन राइटिंग, राइटिंग में रिकॉर्ड करो। तो फिर मेरे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने होता है व्हाट टू रिकॉर्ड। समथिंग का मतलब आप बोले कुछ रिकॉर्ड करो, भाई क्या रिकॉर्ड करो? आपने बोले कि कुछ रिकॉर्ड करो। मेरे सामने ये आता है क्वेश्चन कि भाई क्या रिकॉर्ड करूं, है ना? आपने बोले कुछ रिकॉर्ड करो राइटिंग में, मतलब क्या रिकॉर्ड करूं? तो वो ट्रांजेक्शंस, वो हिसाब किताब, वो लेन देन जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिसको आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। किसमें? मॉनिटरी टर्म्स में, है ना, मनी में मेजर कर सकते हो, उसको हम ट्रांजेक्शन कहते हो, लेन देन को। फिर ट्रांजेक्शन हुए इवेंट्स, इवेंट्स मैंने आपको बताया था, ट्रांजेक्शन की वजह से कॉन्सिक्वेंस, जैसे प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट क्यों हुआ? क्योंकि वो ट्रांजेक्शन हुआ, तो इसलिए वो प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन और इवेंट्स, और जो फाइनेंशियल नेचर की, जो किस नेचर की? फाइनेंशियल नेचर टू बी रिकॉर्डेड। तो जो फाइनेंशियल नेचर के हैं ट्रांजेक्शन और इवेंट्स, उसको क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या फाइनेंशियल नेचर की चीज ही रिकॉर्ड कर सकते हैं? मेरे ऑफिस में एक लड़का है, बहुत ऑनेस्ट है, रितेश नाम है उसका, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ईमानदारी से सब चीजें उसको मैं बोलता हूं कि प्रॉपर करो, ठीक है, प्रॉपर वहां पे लिख करता है। जैसा भी मैं लेक्चर ले रहा हूं आपका, तो मैंने उसको बोल के आया कि मेरी क्लास खत्म होगी, इसके जब तक ये कोई काम करके रखना, तो उसको कुछ मैं टैक्स का कोई भी चीज वहां पे दू, ये करके रखना है, सारी चीजें, ये नोट्स का कुछ बोला कि करके रखना, उसको मैंने बोला। उसका बड़ा अच्छा नेचर है,
मैंने उसको बोला अभी मैं यहाँ पे क्लास मेरी खत्म होगी 6:30 को, मैं जाऊंगा, मैं उससे पूछूंगा, मेरे को बोलेगा हाँ सर मैंने करके रखा हूं। बड़ा अच्छा नेचर, बड़ा रिस्पेक्टफुली बात करता है, तमीज का, ईमानदार है, ऑनेस्ट है। तो क्या मैं उसकी ये अच्छाई, ईमानदार है, नेचर बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा नेचर है, क्या उसको भी रिकॉर्ड करूंगे? ना 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 सर, रिकॉर्ड करना है समथिंग इन राइटिंग, और वो क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए। अरे भाई पैसे का लेन देन है, उसको मैं लिखूंगा सिर्फ, उसका नेचर अच्छा, मुझे क्या करना है उससे? अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं मैं, भाई फाइनेंस के, कॉमर्स के पॉइंट में मुझे क्या करना है? उसका नेचर अच्छा है, उस अच्छा है तो मैं क्या रिकॉर्ड करेंगे उस नेचर को? नहीं, हम वही चीज रिकॉर्ड करते जो कौन से नेचर की होती है? हमारी फाइनेंशियल नेचर की जो चीज होती है, उसी को हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे पहली चीज कि वो रिकॉर्ड होना चाहिए, दैट शुड बी समथिंग इन रिकॉर्ड कर, हमको क्या कर, वी हैव टू रिकॉर्ड इट। तो क्या रिकॉर्ड करो, कैसे कैसे, व्हाट इज रिकॉर्ड, क्या होता है रिकॉर्ड का मतलब? समथिंग इन राइटिंग। व्हाट डू यू मीन समथिंग इन राइटिंग? जो फाइनेंशियल नेचर के, उसको हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसके बाद मैं कहता हूं आपको फोर्थ पॉइंट यहाँ पे, वाई टू रिकॉर्ड। वाई टू रिकॉर्ड, क्यों लिखना चाहिए? मैंने जैसे आपसे कहा, हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसको इंफॉर्मेशन मिले, प्रॉफिट हो को लॉस। जो बिजनेसमैन नहीं है, सैलरीड पर्सन भी इवन दो, तो वो भी चाहेगा, अगर चाहते कि इंफॉर्मेशन रहे, पैसा कहां से आया, कहां गया, उसका हिसाब किताब रहे। सो टू गेट मोर इंफॉर्मेशन, and the performance, to get more information about the performance। तो हम ये क्यों चाहते कि वो रिकॉर्ड्स को लिखे, फाइनेंशियल नेचर के सारे क्यों लिखना चाहते? क्योंकि हम जानना चाहते कि परफॉर्मेंस कैसा हुआ है। मैंने आपको अभी ये कहा ही नहीं हूं, क्या चीज नहीं कहा? मैंने आपसे ये नहीं कहा, अभी मैंने इसके बारे में आपसे डिस्कस ही नहीं किया। क्या डिस्कस नहीं किया? मैंने आपको हाउ टू रिकॉर्ड, कैसे लिखना, वो अभी डिस्कशन नहीं हुआ। और वेयर टू रिकॉर्ड, कहां लिखना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे लिखा जाता है और कहां लिखा जाता है, वो अपन बाद में डिस्कशन करेंगे। कैसे लिखा जाता है और कहां लिखा जाता है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो अकाउंटिंग करना, इसके हिसाब किताब, अकाउंटिंग करना भी वर्ड सही नहीं है। मैं बोलता आपको सिंपल, अकाउंटिंग का मीनिंग तो मैंने बोला ही नहीं, हम कल डिस्कस करेंगे। मैं आपसे ये कहता हूं कि अकाउंटिंग, ये जो हिसाब किताब है, क्या है? रिकॉर्ड करना। क्यों रिकॉर्ड करना चाहते हैं? क्योंकि ह्यूमन बीइंग हमको याद नहीं रहता। तो क्या होता है रिकॉर्ड करना? समथिंग इन राइटिंग। व्हाट इज समथिंग इन राइटिंग? जो फाइनेंशियल नेचर का है। अच्छा, फाइनेंशियल नेचर का है, क्यों लिखते हो? फिर आप क्यों लिखते हो? इसीलिए लिखते हो कि हमको परफॉर्मेंस पता चले कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, इसको परफॉर्मेंस कहते हैं। ठीक है, ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, सो परफॉर्मेंस हुआ कि मेरे को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, पता तो रहे बिजनेस में। ठीक है, और कैसे, हाउ टू रिकॉर्ड, कैसे लिखा जाता है, उसका एक तरीका होता है अकाउंट लिखने का, वो मैं सिखाऊंगा आगे। वेयर टू रिकॉर्ड, कहां लिखा जाता है, उसको कहां लिखा जाता है, वो भी मैं आपको डिस्कस आगे करूंगा। आप इमेजिन करो, आज हम लोग ने ये बात करी कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन है, इतने लोग, फिर बिजनेस छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलूं मैं, या फिर मैं आपसे क्या कहूं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलूं, या फिर मैं आपसे कहूं कि वो आप लोगों का गवर्नमेंट है, इतने सारे लोग हैं, और या फिर सैलरीड पर्सन है। तो आप अपने आसपास सोचो, अपने आसपास। अभी ये नहीं सोचना अपने को फर्स्ट डे तो अकाउंटिंग हिस्ट्री क्या है, बच्चे को ये नहीं पता अकाउंटिंग है, हिस्ट्री में क्या बोलूं, वो किसने इन्वेंट किया और अपने को क्या करना, उसने इन्वेंट किया, मुसीबत हम पे, पढ़ना अपने को पड़ रहा है। ठीक है, वो सब अभी कनेक्ट करो कि आप इमेजिन करो, प्रैक्टिकल लाइफ से इसको कनेक्ट करो, आसपास अपने देखो और सोचो ऐसे। आप सोचो आपके पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ यार घर पे इतने खर्चे होते होंगे, घर पे लोगों क्या होता होंगे, उन लोगों का उनके खर्चे होते हैं, आपके पेरेंट्स की इनकम होगी, कोई बिजनेसमैन होंगे या कोई सैलरी जॉब करते होंगे, तो उनके वो भी हिसाब किताब लिखते होंगे, लेकिन वो बहुत डिटेल में नहीं लिखते होंगे क्योंकि बिजनेस नहीं करे, प्रॉफिट और लॉस नहीं फाइंड आउट कर रहे। लेकिन एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो वो उन हिसाब किताब, उन ट्रांजेक्शन्स को क्या लिखता है, उन ट्रांजेक्शन्स क्या करता है, लिखता है। मैं बार बार कह रहा हूं, वो लिखता हूँ ट्रांजेक्शन, अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, लेकिन ये सेम पीडीएफ क्लास खत्म 15 मिनट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी बस आप मेरी बात ध्यान से सुन, लिखना कुछ भी नहीं आपको। फिर चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी अपना फाइंड आउट करेंगे कितने इनकम और कितने एक्सपेंस हुए, क्योंकि जो डोनेशन रहते देते उन लोगों को हमको बताना होता है कि हमने कहां कहां उसको खर्च करे। उसके बाद हमने देखे कि ये जो गवर्नमेंट होती है,
वो भी रेवेन्यू कलेक्ट करती है और उनके भी क्या होते हैं यहाँ पे बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं। अब जैसे कि मैंने आपसे ये अदानी ग्रुप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताया, तो ये एनुअल रिपोर्ट है उन लोगों की फाइनेंशियल ईयर 21-22 की, एनुअल रिपोर्ट उनकी फाइनेंशियल ईयर 21-22 की। सो ये अदानी ग्रुप ने इतना कमाया, आप खुद इमेजिन करो, यहां पर लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है कि 69,420.18 करोड़, वो करोड़ में हो, पैसा करोड़ में लिखा हुआ है, तो करोड़ इतने 69,420.18 करोड़, उतने करोड़ है, ठीक है। तो आप खुद सोचो इतना बड़ा बिजनेस ये अदानी जो है, अब इतना बड़ा बिजनेस, हम जो यहाँ पे फिगर्स देख रहे हैं, ये कैसे उनको याद रहती है एज ए ह्यूमन बीइंग? इज इट पॉसिबल? पॉसिबल नहीं है। अभी मैंने आपसे कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, तो वो इसको क्या करते होंगे? रिकॉर्ड करते हो। रिकॉर्ड का मतलब समथिंग इन राइटिंग, लिखते हो। क्या हर चीज लिखते होंगे? अदानी जो ग्रुप है हर चीज लिखते होंगे, उनका एम्प्लॉय बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छे नेचर का है, लिखेंगे उसको? नहीं नहीं नहीं, वो जो एम्प्लॉय है भाई उसके नेचर से मेरे को मतलब, मेरे को फाइनेंशियल नेचर वो लिखते होंगे उसको। हाँ हाँ, क्यों लिखते होंगे? अपना परफॉर्मेंस देखने कि परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। उन्होंने यहाँ पे फिर यहाँ पे एक्सपेंसेस लिखे हुए, आप उनकी ये एक्सपेंसेस लिखे हुए यहाँ पे, ठीक है। ये रिपोर्ट, अब उनको यहाँ पे क्या पता चला? उनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो उनको प्रॉफिट पता चल रहा है, प्रॉफिट फाइंड आउट कर। तो जब वो वहां पर लिखेंगे, जब उसको क्या करेंगे, वो वहां पे इनकम और एक्सपेंस, वो सारी चीजें, वो ट्रांजेक्शन, वो लेन देन, वो हिसाब किताब लिखेंगे, जब भी तो प्रॉफिट उनको क्या पता चलेगा। अदरवाइज उनके लिए पॉसिबल था क्या? नहीं। तो ये बड़ा बिजनेसमैन, छोटा हो या बड़ा, उसको लिखना जरूरी है। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यहां पे उसका नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है गूंज। अब इनकी ये एनुअल रिपोर्ट है, ये 2021 का, कोविड के पीरियड का, वो जो पीक पे था 2021 एनुअल रिपोर्ट है इनकी, ठीक है। अब ये एनुअल रिपोर्ट में यहाँ पे कहता है फाइन 2021 की, ये अलग अलग एरिया में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। जनरली रूरल अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत करते, तो जैसे मैंने यहाँ पे इनकी रिपोर्ट्स देखा। अब यहाँ पे एक सेकेंड रुकेंगे, जैसे कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्होंने खर्च किए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर इन्होंने बताया कि आपको कि यहाँ पे रोड बनाए ने, ठीक है, स्क्रीन पे देखोगे ब्रिज हो गया, वो हिंदी में पुलिया भी लिखा हुआ है वहां पे, पेन स्टैंड, बेंचेस है, फेंसिंग, बाउंड्री, कम्युनिटी हॉल बनाया, बस स्टैंड कर, तो ये इतने खर्च कर दी थी। ये आपका वहां पे डायरेक्ट कितना है, कितने परसेंटेज कौन से काम के लिए कितना उन्होंने खर्च वहां पे बताया, ठीक है। यहाँ पे टोटल इतने प्रोजेक्ट्स इनके, तो उसकी उन्होंने डिटेल्स दी कि प्रोजेक्ट किस पे, कौन से प्रोजेक्ट, कितने प्रोजेक्ट, कौन सी चीज के लिए कितने प्रोजेक्ट उन लोगों ने करे। उसी तरह यहाँ पे उन लोगों ने फिर यहाँ पे रूरल लाइवलीहुड के लिए यहाँ पे कुछ अलग अलग एग्रीकल्चर के लिए उन्हें करे, फिर यहाँ पे ऑक्यूपेशन एड प्रोवाइडेड, फिर एनिमल हस्बेंड्री, ओके, माइक्रो शॉप सेटअप, छोटी छोटी दुकानें लोगों को खोल के दी उन लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो अंकल को, ये अंकल को देख रहे हो, पकौड़े तल रहे है ना, इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा क्या करे यहाँ पे उन लोगों को ओके ओके। तो इस तरह के उन लोगों ने, उसके बाद वो जो यहाँ पे और बहुत से एरिया में उनके डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए उन्होंने बहुत से काम किए, उन लोग की एनुअल रिपोर्ट है एक्चुअल। तो यहाँ पे कोई साइक्लोन आया था यहाँ पे, ये महाराष्ट्र, फिर उसके साइक्लोन यहाँ पे वेस्ट बंगाल में, फिर बिहार में फ्लड आया था, छत्तीसगढ़ का फ्लड, तो अलग अलग एरिया में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने गूंज काम किए। अब आप खुद सोचो ये कहां से काम करता हूँ, आप सोचो ये कहां से इतना काम करता हूँ, कहीं ना कहीं से तो पैसा आएगा, जब ही तो ये कर पाएंगे ना। ऑब्वियसली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहीं ना कहीं से पैसा आएगा, जब ही तो इतना काम कर रहे, तो डोनेशन मिलता होगा, डोनेशन मिलता होगा, यस। और वो डोनेशन मिलके ही ये खर्च कर रहे, तो जिन्होंने भी डोनेशन दिए हैं बच्चों, तो वो डोनेशन जिन्होंने भी दिए बच्चों, ये डोनेशन उन्होंने जब दिए तो वो भी देखते होंगे कि भाई कहाँ का खर्च हो। ये लोगों को गवर्नमेंट को भी बताना होता है कि हमारी ऑडिट्स होते हैं, ऑडिट्स मतलब चेकिंग, व्हेन यू विल बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपकी सिग्नेचर की इतनी वैल्यू रहेंगी जो आपका आज भी पता नहीं है, ठीक है। तो आप साइन करोगे, ये रिकॉर्ड करते, इन हिसाब किताब को लिखते, डोनेशन आया कहाँ का, इन एरिया में कहाँ का खर्च हुए, और एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आप बन जाओगे उस पर आप क्या करोगे, अपनी साइन करोगे। सो ऑडिट रिपोर्ट्स कहते हो उसे। तो कहां से ये डोनेशन, तो इसको लिखना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे जैसे इन लोगों की ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है, मैं ज्यादा यहाँ पे इसको नहीं, ऑडिट रिपोर्ट है नहीं, तो इन लोगों का यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना इन लोगों का डोनेशन, यहाँ पे कितना डोनेशन इन लोगों को, एक सेकेंड, यहाँ पे कितना इन लोगों का ये डोनेशन आया, यहाँ पे दिया हुआ है डोनेशन, ये ऑडिट रिपोर्ट है इन लोगों के, इतने रुपये, इतने अमाउंट, खूब अमाउंट है।
अब जब व्हेन यू विल बिकम ए चार्टेड अकाउंटेंट तो आप इन जगहों पे क्या करोगे, इस पे आप ऑडिट करते हो। तो इतना इसको हिसाब किताब कौन करता हूं? एज ए चार्टेड अकाउंटेंट आप अकाउंटिंग नहीं करते हो, एज ए चार्टेड अकाउंटेंट आप चेकिंग करते हो। आपकी वैल्यू इतनी होती है, आपकी सिग्नेचर की वैल्यू इतनी होती है, आप उसको चेक करते हो, बच्चों। अब क्या होता है यहाँ पे कि वो जो सही है कि नहीं है, और फिर अपनी सिग्नेचर करते हो। तो अपनी सिग्नेचर की बड़ी प्रैक्टिस करो, बड़ी अच्छी सिग्नेचर होना चाहिए आपकी, कि आपको जिंदगी में कई सिग्नेचर कर, और आपकी सिग्नेचर की इतनी वैल्यू रहेंगी, जब आपके सामने वो ऑडिट क्लाइंट रहता है, क्लाइंट देखते रहते सर ने साइन करे कि नहीं करे, आपकी इतनी, आपने एक बार साइन कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वैल्यू रहती, जब भी उसकी वैलिडिटी आती कि कोई अभी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आपके लिए साइंस वालों के लिए नया टर्म होगा, वो हिसाब किताब, वो प्रॉफिट और लॉस बिजनेसमैन बोलता है, लेकिन गवर्नमेंट उसके प्रॉफिट और लॉस को नहीं मानती। गवर्नमेंट कब मानती? जब कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट उस पर साइन करता है, वो हाँ ये सही हिसाब किताब है। सो ये कहां से करते होंगे? ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट, जो भी इन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन ने खर्च करे, तो इसका हिसाब किताब लिखते होंगे। क्या इनके लिए पॉसिबल है कि इस हिसाब किताब को याद रखना? नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। आप सोचो, ये इंडिया हमारी इतनी बड़ी कंट्री, इस कंट्री को रन गवर्नमेंट करती है, उनको पैसा आता हो, कहां से पैसा लाते होंगे? तो ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ये रिपोर्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो इसका फाइनेंस मिनिस्ट्री उसकी रिपोर्ट है। मैं आपको बताता हूं इस रिपोर्ट में ओके अगर मैं यहां पे देखो, आपके स्क्रीन पे देखेंगे अभी, ये गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्शन करी, यहाँ पे टैक्स कलेक्शन करी थी फाइनेंशियल ईयर 20-21 में। अब आप देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट करी, कितना टैक्स कलेक्ट करी, अगर मैं यहाँ पे देखता हूं कितना टैक्स कलेक्ट करी गवर्नमेंट का, तो यहाँ पे उसने कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट से कंपनीज जो उनसे इनकम टैक्स कलेक्ट करी, यहाँ पे लेंगे 4,57,050, इतना सा इन करोड़। ये फिगर्स किसमें? करोड़ में। सो 4,57,050.27 करोड़ कहां से आया गवर्नमेंट को, हमारी इंडियन गवर्नमेंट को कहां से आया? कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, कंपनीज उनसे टैक्स कलेक्ट। पर्सनल इनकम टैक्स, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा इनकम टैक्स 4,69,328.78। तो आपको यहाँ पे जो ये दिख रहा है, ये कहां से आया बच्चे? ये उन लोगों का आपका दूसरा जो आपको दिख रहा है वहां पे होगा इनकम टैक्स आपका, तो कॉर्पोरेट से अदर देन कॉर्पोरेट इफेक्ट। तो टोटल आपको वहां पे, उसके बाद यहाँ पे टोटल डायरेक्ट टैक्स दूसरे टैक्सेस से यहाँ पर आए, तो टोटल इतना कलेक्ट हुआ। उसके बाद जीएसटी दिख रहा है आपको, जीएसटी, तो जीएसटी से इतना 5,48,777 करोड़ रुपीज, इन करोड़ से वो उतना आया। फिर नॉन जीएसटी को जिनको यहाँ पे 5 लाख, जैसे कि आपको एक्साइज से, ठीक है, यहाँ पे 5,26,032 करोड़, तो टोटल इनको 10,74,809 करोड़, ये इतना इनको पैसा आया। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू, ये गवर्नमेंट का क्या है? रेवेन्यू। अब आप खुद सोचिए, कंट्री रन करना है, पैसा कहां से आएगा? टैक्सेस से आएगा ना। तो गवर्नमेंट ने कलेक्ट करी पैसा, टैक्सेस कलेक्ट करी, अब ये गवर्नमेंट क्या करती है? इसको खर्च करती। रोड रहते हैं ना, ट्रांसपोर्ट, रोड रहते हैं, हमारा कंस्ट्रक्शन इतना कंट्री में होता है, हेल्थ केयर पे होता है, एजुकेशन पे होता है, डिफेंस पे होता है, कितने खर्चे रहते हैं, सिक्योरिटीज, कितने खर्चे होते हैं, वो खर्चे गवर्नमेंट फिर इन पैसों से करती। अब आप इमेजिन करो, इतना सारा खर्चा करती है गवर्नमेंट, हाँ इतना ज्यादा पैसा आता, इतना 10,74,809 करोड़, उतने करोड़ है वो, ठीक है। तो 10,74,809 नहीं है, करोड़ है वो, इतना पैसा आता, इतना पैसा आता। क्यों? क्योंकि भाई कंट्री भी हमको रन कर रहे हैं, फिर गवर्नमेंट को पैसा खर्च करती है। ओके, अब इमेजिन करो ये जो गवर्नमेंट थी, क्या हमारी गवर्नमेंट के लिए ये पॉसिबल है? इतने बड़े बड़े अमाउंट, इतने बड़े बड़े जो हिसाब किताब होते, उसको याद कर लो। इमेजिन करो इतनी बड़ी फिगर को, क्या एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे लिए पॉसिबल है याद करना? पॉसिबल याद करना नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहां से फिगर दी? गवर्नमेंट भी इसको क्या करती होगी? रिकॉर्ड। मैंने व्हाट डू मीन बाय रिकॉर्ड? रिकॉर्ड मींस समथिंग इन राइटिंग, समथिंग इन व्हाट? राइटिंग। अच्छा, और कौन से? जो फाइनेंशियल नेचर के, आप देख रहे हो यहाँ पे फाइनेंशियल नेचर के पैसा है। ओके, रिकॉर्ड समथिंग इन राइटिंग, इनको पैसा आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसको क्यों? क्योंकि आपको पता तो रहे कि यहाँ पे कितना हमारे पास पैसा है, कितना पैसा हमारे पास से गया है। तो गवर्नमेंट भी हमारी ये हिसाब किताब लिखती है। जिस तरीके से एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हिसाब किताब लिखना जरूरी होता है, उसी तरह गवर्नमेंट के लिए भी हिसाब किताब लिखना जरूरी होता है। और फिर बिजनेसमैन के लिए, फिर चाहे छोटा बिजनेसमैन हो के या बड़ा बिजनेसमैन हो। सो आपने, आज हम लोग ने सिर्फ ये डिस्कस करे
कि आप लोगों को अकाउंटिंग, यहाँ पे अकाउंटिंग, ये हिसाब किताब लिखना क्यों जरूरी होता है। कल हम देखेंगे कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी एक दो दिन शायद आपको होमवर्क ना मिले, क्योंकि शुरुआत का डिस्कशन है, बेसिक स्ट्रक्चर, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। एक दो दिन शायद होमवर्क, फिर होमवर्क मिलना शुरू होगा। रोज जैसी ही क्लास शुरू होंगी तो मैं आपको पिछले दिन जो होमवर्क दूंगा वो मैं पहले आपसे पूछूंगा कि आपको कोई होमवर्क जो दिया तो उसमें कोई डाउट, होमवर्क करे क्या। अगर आपने होमवर्क नहीं करे तो क्लास में आने का नहीं, नेक्स्ट डे बिना होमवर्क करे क्लास में आपको आने का नहीं। होमवर्क अगर आपने कर लिए तो ही आपको क्लास में, नेक्स्ट डे मैं रोज पूछूंगा होमवर्क किए गए, अपने आप से ईमानदार रहे। रोज मैं पूछूंगा आपने होमवर्क किए गए, और अगर होमवर्क करे होंगे तो ही आपको नेक्स्ट डे क्या करना पड़ेगा, उसको क्लास में, डेली होमवर्क। तो जैसे जैसे मेरा होते जा रहा है वैसे वैसे क्या होना चाहिए, आप लोगों का भी साथ साथ में होना, साथ साथ में आप लोगों का भी होना चाहिए, इस चीज आप ख्याल रखें। तो जैसे जैसे मेरा होते जा रहा है यहाँ पे, वैसे वैसे आप लोग भी साथ साथ में करते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं, जैसे आज क्लास फर्स्ट डे हमारा, तो मैं आपसे अगर जो चीजें मैंने आपको बताया कि वो आपको लेके आना है, तो स्टेशनरी में जो आपको बोला 400 पेजेस के 2 नोटबुक पेन जो मैंने आपसे कहा, वो आज जाके परचेज कर लूंगी, ठीक है। अगर आज आपको कोई भी डाउट होगा, मैंने जो आपसे कहा, तो डाउट आप मेरे से लाइव चैट में जो आपको ऑप्शन दिया गया, आप वहां पे डाउट को पूछ सकते, ठीक है। आप वो डाउट को क्या कर सकते, पूछ सकते। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप यहाँ पे पूछेंगे, ओके। सो अगर डाउट है तो बोलो, नहीं है तो नहीं बोलो, ओके। एनी डाउट, एनी डाउट? नो सर, नो सर, ओके ओके। एनी डाउट? नो सर, ठीक है भाई, ओके, ठीक है, ओके, ठीक है, नो डाउट। स्टूडेंट कह रहे सर कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अभी सीए फाउंडेशन में आए, नन्हे मुन्ने से छोटे से बच्चे, अभी 12th के बाद, जैसा अभी 12 पास हुए होंगे आप लोग, और अभी छोटे से, अभी बहुत ख्वाब है आपके दिमाग में सर ये अचीव करें, सीए बने, बिलीव। आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। रोज जो मैं आपको कह रहा हूं, अभी एक दो दिन होमवर्क नहीं रहेगा, फिर आपको होमवर्क मिलना शुरू होगा। डेली रोज होमवर्क करो और खूब ख्वाब सोचा करो कि हाँ सर हमारा ड्रीम है सीए बना। अभी जर्नी शुरू हुई है, अभी फर्स्ट स्टेज पे आप, ड्रीम है कि सीए कर रहे हैं आप। मैं जैसे जैसे आपको कहते जाऊंगा उसको आप ध्यान से मेरी बात को आपने सुनते जाना, और उन चीजों को जो रोज बोल रहा है उसको आपने करना, और ख्वाब बहुत सोचना, हाँ सर करना है। और कोई, ये जो सीए फाउंडेशन है कोई ऐसा कोई बहुत भारी नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। जो मैं आपको चीजें बोल रहा हूँ, बस उन बातों को आपने मेरी ध्यान से सुनना, और रोज जो मैं आपको बोल रहा हूँ उनको ध्यान से आपने करते, जो होमवर्क जैसा आपको जो बोला करना है वो आपको करना रहेगा। अभी जो फर्स्ट डे सेकेंड डे तो डाउट नहीं, क्वेश्चन शुरू करूंगा तो फिर आपको डाउट्स आना शुरू होते हैं, अगर तो आप यहाँ पे डाउट लिखो, नेक्स्ट डे होमवर्क दे तो होमवर्क करके ही आपको, बस इतना डिसिप्लिन रखो, ये डिसिप्लिन रखो। मैं आपको कह रहा हूं कि मेरा टारगेट है कि आप लोग कितना स्कोर करो, 90 प्लस इन अकाउंट्स। हमारा टारगेट कितना है कि आप लोग को कितना करना है, स्कोर करना चाहिए 90 प्लस इन अकाउंट्स आपको स्कोर करना है, ये टारगेट है आपका, और आप कर सकते हो। फिर चाहे आप एवरेज स्टूडेंट थे, बिलो एवरेज थे, कि बहुत शार्प हुआ, जैसे भी स्टूडेंट, बस मेरी बातों को सुनो। ये मेरा ये टारगेट है कि आपने 90 का टारगेट लेके चलो हर एक स्टूडेंट के लिए। पीछे पड़ा रहूंगा, होमवर्क करे नहीं करे सारी चीजें मैं आपसे पूछते रहूंगा, और उसके बाद आप लोग 90 का हम लोग का टारगेट, हम लोग का स्कोर करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि दूसरे जो सब्जेक्ट उसमें भी आप बहुत मेहनत करो, उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर करो। तो एम बहुत हाई रखो, आपका एम रखो आप लोग यहाँ पे 6, आपका एम जैसे अकाउंट में ठीक है 90 प्लस इन अकाउंट्स में टारगेट, लेकिन आप दूसरे सब्जेक्ट में भी रखो, और आपका टारगेट रखो कि 400 में 350 प्लस लाना है, 360 प्लस लाना, ये आपका टारगेट है। 350 360 टारगेट सेट करके चलो, और वैसे ही आपको मेहनत करना रहेगा, वैसे ही आपको क्या करना, मेहनत करना रहेगा, ओके। सो इस तरीके से आप लोग, ओके, इस तरीके से आप लोग रेगुलर जो आपको क्लास में पढ़ा रहा है उसको पढ़ना रहेगा, होमवर्क जो दूंगा वो आपको करना रहेगा। और इसकी आपको, जब मैं आपको बोलूंगा कि हाँ भी आपको लिखना है, जब भी आपको लिखना रहेगा, उसके अलावा आपको लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आपको सारी चीजें जो पीडीएफ है, तो सारी की सारी चीजें जो आपको रोज मैं आपको कहूंगा वो आप लोग को रोज करना रहेगा। तो जो आपको होमवर्क दिया गया उसको होमवर्क प्रॉपर करें, और बहुत ही आसानी से हम लोग का अकाउंट का सिलेबस खत्म हो जाएगा, और एम आपका बहुत 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 हाई ना, हम स्क्रैच से शुरू करके एडवांस लेवल तक जाएंगे, और बस डिसिप्लिन आप लोग में रहना चाहिए। तो आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ, कल हम लोग फिर 4:30 को मिलेंगे और
फिर आगे का हम लोग डिस्कस करेंगे। बुक आपकी डोंट वरी, बुक कई स्टूडेंट्स को मिल गई, कुछ बच्चों को नहीं आई, तो मैं फर्स्ट चैप्टर की पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आपको वहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाएंगी, लेकिन 1-2 दिन में आपको बुक वो आ जाएंगी। जो चीजें को आज वो जाके परचेज मार्केट से कर लेना। तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे खत्म करते। टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय ऑल ऑफ यू।